हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? क्या हालचाल आपके? देखो, एनपीओ में पिछली क्लास में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 3, 5 और 6 को सॉल्व किया था। मैंने इसके पहले आपको जितने भी एडजस्टमेंट्स हो सकते हैं वो सारे डिस्कशन मैंने आपके साथ किए हुए हैं। आपका सब्सक्रिप्शन को लेकर, स्टेशनरी को लेकर, आपके फंड को लेकर, आपके एक्सपेंसेज को लेकर। मेरे बच्चे, इनको हमने समझाने के बाद आपको मैंने 3 क्वेश्चन कराए थे पिछली क्लास में। आज हम आगे बढ़ने के बजाय हम क्वेश्चन के लेवल को थोड़ा सा डाउन करेंगे। मतलब जो अभी 4 क्लासेज में हम लोगों ने किया उसका हम छोटे छोटे पार्ट में प्रैक्टिस करेंगे और फिर क्लास को हम आगे बढ़ाएंगे, ठीक है ना? तो आप उसी प्रोसेस में आइए जरा। आप मेरे बुकलेट का क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे। आप क्वेश्चन नंबर 1 जरा देखते हैं क्या बता रहा है आपका। पढ़िए मेरे साथ क्वेश्चन नंबर 1। पढ़ेंगे आप क्वेश्चन नंबर 1 बुकलेट का। मिल गया आपको? सर हाँ सर। कहता है क्वेश्चन में हाउ आर फॉलोइंग आइटम्स अकाउंटेड इन द नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। अकाउंटेड का मतलब कि उसकी रिकॉर्डिंग कैसे होती है आपको बताना है। तो जैसे कहता है पहले वाले में टूर्नामेंट फंड आपका 2 लाख का है, टूर्नामेंट एक्सपेंस 60,000 है, और रिसीव फ्रॉम टूर्नामेंट, टूर्नामेंट से जो आपने रिसीव किया वो कहता है कि 80,000 का है। फिर बच्चे आप देखो क्वेश्चन के अंदर में यहाँ पे टूर्नामेंट फंड यानी कि देयर इज स्पेसिफिक फंड। तो आप जानते हैं, लिखिए मेरे साथ यहाँ पे, आप जब सॉल्यूशन दिखा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1 का और इसके अंदर में पॉइंट नंबर 1 का, तो टूर्नामेंट फंड स्पेसिफिक फंड है। ये आपके बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में जाता है। छोटा सा बनाएंगे आप यहाँ पे, हमें सिर्फ एक आइटम का ट्रीटमेंट समझाना है। जो हमारा यहाँ पे लाइबिलिटी साइड है, इस साइड में हम बातें दिखा रहे हैं, लाइबिलिटी साइड में, ठीक है ना? ये लाइबिलिटी साइड है। हमें जो एसेट साइड उससे कोई मतलब नहीं है, चाहो तो आप बना के रख लो या कोई बात नहीं। तो देखो आपको यहाँ पे क्या बताना होता है, देयर इज टूर्नामेंट फंड। हम लोग छोटे छोटे क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर रहे हैं ताकि थोड़ा कॉन्सेप्ट और मैं आपको स्ट्रॉन्ग कर दूँ। टूर्नामेंट टूर्नामेंट फंड जो आपका है यहाँ पे, वो जरा चेक करो क्वेश्चन में कितना बता रहा है। सर 2 लाख का अमाउंट अंदर लिखो आप यहाँ पे, 2 लाख का अमाउंट, 2 लाख रुपये। टूर्नामेंट एक्सपेंस, जो एक्सपेंस कर दिया हम इसमें से, पहले रिसिप्ट एक हो रहा है उसको ऐड कर दो। अगर टूर्नामेंट के नाम पे कोई पैसा हम रिसीव करते हैं तो हम इसी में ऐड करते हैं, रिसिप्ट फॉर टूर्नामेंट, फ्रॉम टूर्नामेंट। हमने टूर्नामेंट से अगर कुछ रिसीव किया है क्योंकि उसी काम के लिए फंड है, तो मेरे बच्चे इसी में ऐड किया जाएगा। ये 80,000 का अमाउंट है, और फिर जो टूर्नामेंट आपने एक्सपेंस किए हैं वो यहीं से माइनस किया जाएगा। टूर्नामेंट ये आपके लिए कोई नई बात नहीं है, मैंने पहले ही क्लास में आपको बताया हुआ है कि स्पेसिफिक फंड से जुड़ा हुआ ट्रीटमेंट कैसे किया जाएगा। तो आपका ये एक्सपेंस जो हुआ है दिस इज 60,000, अमाउंट आपका बाहर कितना चला जाएगा, 2,20,000। हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं मेरे बच्चे, ताकि आपको ऐसा ना लगे कि सर ने पता नहीं क्या बड़ी बड़ी बातें करा दी। हम उन्हीं क्वेश्चन को हमने पिछली क्लास में देखा था बड़े बड़े क्वेश्चन के रूप में, अब तोड़ तोड़ के दोबारा समझा रहा हूँ ताकि आपका कॉन्सेप्ट और स्ट्रॉन्ग हो जाए अगली क्लास के लिए, ठीक है ना? फिर कहता है आपका 2 में जरा चेक करो, इसी क्वेश्चन के अंदर में ये कहता है बिलियर्ड्स मैच एक्सपेंस। देख रहे हैं आप यहाँ पे, तो ये बिलियर्ड्स मैच एक्सपेंस जो है ये तो एक्सपेंस है। बिलियर्ड्स का जो नहीं होता जो हम ऐसे मारते हैं और जाके वो आपके उसमें गोल में चला जाता है, वो होल के अंदर जो छोटा सा होल होता है। तो ये बिलियर्ड्स मैच एक्सपेंस से जो है ये आपका, देखो इसमें कोई फंड हमें नहीं दिख रहा है, तो इसका ट्रीटमेंट हम क्या बताएंगे। हमारा जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट होता है, जितने भी जनरल खर्चे वो यहीं पे आते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। और ये जो बिलियर्ड्स एक्सपेंसेज आपके हुए हैं वो आप एक्सपेंस साइड में रिकॉर्ड करते हैं, और यहाँ बोलेंगे टू बिलियर्ड्स मैच एक्सपेंस। जरा बताओ ये एक्सपेंस कितना बता रहा है आपको यहाँ पे, 25,000 का अमाउंट। इट्स वेरी सिंपल, कुछ भी ऐसा नहीं है। थर्ड में कहता है कि आपका प्राइज फंड, मेरे बच्चे स्पेसिफिक फंड आ गया। तो आप जानते हैं कि जब प्राइज फंड यानी कि स्पेसिफिक फंड की बात करेगा तो अगेन ये बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में चला जाएगा। ये मैं इस बार लायबिलिटी साइड ही बना रहा हूँ। ये देखिए आपका लायबिलिटी साइड, और यहाँ पे कहता है जी आपका प्राइज फंड। तो लिखो ना, मैंने ऐसे बड़े बड़े क्वेश्चन में भी इन बातों को कराना है। तो प्राइज फंड कहता है कि आपके पास पहले से 1 लाख का था, हम जानते हैं कि इससे जुड़ा हुआ सारा एक्सपेंस इनकम यहीं पे प्लस माइनस होगा। इंटरेस्ट ऑन प्राइज फंड इन्वेस्टमेंट, मेरे बच्चे मैं सीक्वेंस में करता हूँ। प्राइज फंड है, इंटरेस्ट ऑन प्राइज फंड इन्वेस्टमेंट है,
प्राइजेज पेड यानी कि प्राइज अवार्ड एंड प्राइज फंड इन्वेस्टमेंट। तो फंड यहाँ आएगा और एसेट साइड का एक नाम है, लिख देता हूँ यहाँ पे प्राइज फंड इन्वेस्टमेंट। प्राइज फंड का जो पैसा है उसको हमने कहीं पे इन्वेस्ट कर दिया है, तो हमारा एसेट्स बन गया 80,000 का अमाउंट, 80,000 है ना। तो 1 लाख में सिर्फ 80 इन्वेस्ट किया होगा, बाकी कैश में रहा होगा। कैश के बारे में नहीं बता रहे इसलिए मैं नहीं लिखूंगा उसको। फिर कहता है कि प्राइजेज पेड, और एक कहता है इंटरेस्ट। मैंने कहा था कि फंड का पैसा कहीं इन्वेस्ट करते हो और इस पर कुछ भी कमाओगे तो आपको क्या करना होगा, फंड में ऐड करना होगा। तो इंटरेस्ट ऑन प्राइज फंड इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट ऑन प्राइज फंड इन्वेस्टमेंट आप यहाँ पे ऐड कीजिए। और ये अमाउंट कितना बता रहा है आपको यहाँ पे, इंटरेस्ट ऑन प्राइज फंड इन्वेस्टमेंट 10,000 का अमाउंट, ये हमारा 10,000 का अमाउंट चला गया। और मेरे बच्चे कहता है कि प्राइजेज पेड, यानी कि प्राइजेज पेड लिख दो या प्राइजेज अवार्डेड लिख दो, मीनिंग सेम है। प्राइजेज जो हमने अवार्ड किए वो फंड से जुड़ा हुआ है, इसी से माइनस किया जाएगा 20,000 का अमाउंट। तो आप देखो यहाँ पे 110 माइनस 20 90 रह गया, और इन्वेस्टमेंट तो आपका 80 का पड़ा ही हुआ है, ये भी काम हो गया। आप मेरी बातें समझ रहे हो ना, मैं क्या बता रहा हूँ। मैं एक्चुअली आपको बताना चाहता हूँ जो बड़ी बड़ी बातें हमने पढ़ी हुई हैं उनका ट्रीटमेंट आप कैसे यहाँ पे शो करेंगे। ठीक है, आपका यहाँ पे मैं 4th पॉइंट में आता हूँ। 4th पॉइंट में यही कर लेता हूँ मैं, क्यों अभी मिटाऊँ। ये लीजिए, मैं इसी पे दिखा दूँ यहाँ पे 4th पॉइंट का क्या ट्रीटमेंट होगा। कहता है कि रिसीव फ्रॉम सिनेमा शो टिकट। मैं यहाँ पे लो, ये तो गिला हो गया, ये तो मैंने गिला नहीं किया था इतना, चलो कोई नहीं, ये लो आप, ठीक है ना। अब जरा देखो यहाँ पे कहता है 4th में, ये आपका 4th पॉइंट है, ये तो अभी गिला है, ये साफ कब होगा, चलो सूख गया। ये आपका रिसीव फ्रॉम सिनेमा शो टिकट। बच्चे कहीं हमने सिनेमा करा दिया और सिनेमा कराने से हमने क्या किया, कुछ पैसे कमा लिए, ये तो हमारा इनकम है। समझो मेरी बात, सिनेमा कहीं करा दिया हमने, कोई नाटक कहीं कर दिया, तो आपने इससे जो भी कुछ कमाया वो आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में जाएगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। समझो मेरी बात ना, ये कोई स्पेसिफिक फंड तो नहीं है ना। अगर स्पेसिफिक फंड की बातें होती तब मैं क्या करता जी, दिखाता आपका बैलेंस शीट में। लेकिन ये तो एक इनकम बता रहा कि भैया फिल्म कहीं किया हमने, उसे कमाया, तो आपका यहाँ पे रिसीव फ्रॉम सिनेमा शो टिकट, ये हमारा मेरे बच्चे आपका ये एक्सपेंडिचर साइड है और ये हमारा इनकम साइड है। तो हम इसको यहाँ इनकम में दिखाएंगे, रिसिप्ट फ्रॉम सिनेमा फिल्म शो। और ये सिनेमा फिल्म जो आपने किया है, सॉरी सिनेमा शो टिकट, आप जरा बताओ इससे हमने कितना कमाया है सिनेमा शो से। ये हमने 50,000 का अमाउंट कमाया, 50,000 का अमाउंट मेरे बच्चे, 50,000। फिर कहता है कि आपने सिनेमा पे एक्सपेंसेज किए, तो एक्सपेंस यहाँ चला जाएगा, एक्सपेंसेज ऑन सिनेमा शो। सिनेमा जो हमने बनाया था, अमिताभ बच्चन को, शाहरुख खान को, पता नहीं किसको किसको लेके, उससे हमने एक्सपेंसेज उनको फीस पे किया 15,000 रुपये, वो आपका यहाँ चला गया, ठीक है ना। तो ये एक्सपेंस इनकम है बेसिकली, जो हमने उसको दिखा दिया। बात समझ आ गई। एक बात आपको बताना चाहता हूँ, देखो अभी अब छोटे बच्चों 12वीं क्लास में, आपके 12वीं क्लास में जो प्रेफरेबल मेथड होता है, जो मैक्सिमम लोग जो सजेस्ट करते हैं वो यही करते हैं, प्रेफरेबल मेथड। आपका मतलब आपके 12वीं क्लास में इसी मेथड को सजेस्ट किया जाएगा कि आप यही करना, और आप यही करना भी। मैं अगर आगे कुछ और करूं तो भी आप यही करना, जब तक कि कोई खास इंस्ट्रक्शन आपको ना दे दे। सर कहना क्या चाहते हो मेरे बच्चे, इसका एक ऑल्टरनेटिव ट्रीटमेंट है, ऑल्टरनेटिव। और जब आप बड़े हो जाओगे ना, तो मैं वही तरीका आपको पढ़ाऊंगा, सभी लोग वही तरीका, क्योंकि वो जेन्युइन आपका है। पता हम क्या करते हैं, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में जब हम इसको प्रेजेंट करते हैं मेरे बच्चे, तो कहते हैं किसी पर्टिकुलर सोर्स से, किसी पर्टिकुलर सोर्स से अगर कोई आपको एक्सपेंस या इनकम होता है, जैसे आपने सिनेमा पे आपने रिसिप्ट किया, सिनेमा पे खर्च किया, तो एक्चुअली क्या होना चाहिए, लॉजिकली मैं बता रहा हूँ आपको, कि आप उसको यहाँ ना लिखो, आप इसको यहाँ ना लिखो। इससे अच्छा है कि प्रॉफिट निकाल के दिखा दो कि प्रॉफिट फ्रॉम
आपका सिनेमा, हमने सिनेमा से कमाया कितना, वो प्रॉफिट सर कैसे निकालेंगे? कुछ नहीं, आप बताओ इस पे रिसिप्ट आपका कितना हुआ है? 50,000, 50,000 रुपये। और जरा बताओ इस पे एक्सपेंसेज आपके कितने हो गए? 20,000, 15,000, तो 15,000 रुपये हमने माइनस कर दिया और 35। मेरे बच्चे मीनिंग दोनों का सेम है, आंसर दोनों में सेम आएगा। आपने यहाँ पे क्या किया, इनकम को इस साइड लिखा, एक्सपेंस को यहाँ लिखा। हमने यहाँ पे क्या किया, दोनों कनेक्ट करके प्रॉफिट निकाल दिया कि हमने सिनेमा से कितना कमाया। आप पूछोगे सर दोनों में बेस्ट कौन सा है? तो मेरे बच्चे आप छोटे बच्चे हैं इसलिए आप इसको बेस्ट कहना, लेकिन अगर आप बड़े हो जाओगे तो ये बेस्ट आपका हो जाएगा। और हाँ, मैं आगे बता दूं कि अगर किसी क्वेश्चन में, मैं आगे क्वेश्चन कराऊंगा जहां पे साफ साफ शब्दों में आपको बताएगा या हिंट करेगा कि भैया आप एक काम करो, प्रॉफिट फ्रॉम सिनेमा ही आप इस पर निकाल कर दिखाइए, तो फिर हम ऐसे दिखा देंगे। मैं दोबारा शॉर्ट करता हूं, कुछ ना बोले तो आप ऐसे कर देना, छोटे बच्चों इसलिए। अगर कहता कि नहीं जी आपको रिसिप्ट और एक्सपेंस दिखाने के बजाय आप उसका प्रॉफिट निकाल के बताओ, तो फिर इस तरीके से दिखा देना। ऐसे दोनों तरीका ठीक है। मैं तो बोलता हूं कि आप अपने काम करना, आप हमेशा इसी को फॉलो करना, लेकिन आप जाके अपने स्कूल वाले मास्टर जी से पूछ लेना कि सर ऐसे कर सकते हैं। अगर वो कहेंगे हाँ तो ठीक है, अदरवाइज थोड़ा सा वेट करना बड़े होने का। जब बड़े हो जाओगे तो यही तरीका आपको फॉलो करना होगा, ठीक है ना? तो ये भी हमने आपको बता दिया। एक और है बच्चे इसी में, पांचवा एग्जाम्पल, उसको भी देख लेते हैं। मैं इसको मिटा दूं अब यहाँ पे, ये मैं इसको मिटा दूं और पांचवे एग्जाम्पल में आपको दिखाऊं। आज हम कोई बड़ी बड़ी बातें नहीं करेंगे, और एक्चुअली बड़ी बड़ी बातें जो कॉन्सेप्ट वाली थी वो ख़त्म हो चुकी है मेरे बच्चे। मैं अभी और भी बहुत सारी चीज़ें आपको बताना चाहता था, लेकिन मैं क्या बताऊं, आपके सिलेबस में बहुत छोटी छोटी बातें बताई गई हैं। आप छोटे छोटे बच्चे हो ना, इसलिए जब आप बड़े हो जाओगे तो बड़ी बड़ी बातें करेंगे। पहले आओ जरा इसका पांचवा पार्ट देखते हैं। लिखेंगे यहाँ पे, फिफ्थ पार्ट में यहाँ पे दिखाऊं मैं, पांचवा लिखेंगे पॉइंट नंबर 5 में। यहाँ पे इसी क्वेश्चन के अंदर में कहता है कि एक्सपेंडिचर ऑन कंस्ट्रक्शन ऑफ पेविलियन ड्यूरिंग द ईयर आपका 6 लाख है। पेविलियन मेरे बच्चे वो ग्राउंड होता है जहाँ पे हम क्रिकेट या फुटबॉल खेलते हैं। तो कहता है कि पेविलियन को बनाने में 6 लाख रुपए खर्च किए। कंस्ट्रक्शन वर्क इज इन प्रोग्रेस एंड नॉट येट कंप्लीटेड, अभी भी कंस्ट्रक्शन चल रहा, भी कंप्लीट नहीं हुआ है। कहता है कि पेविलियन फंड एज ऑन 31 मार्च 2017, 2017 के एंड में फंड कहता है कि आपका 8 लाख रुपए का था। एंड डोनेशन फॉर पेविलियन जो हमने रिसीव किया करंट ईयर में, वो कहता है कि 10 लाख का अमाउंट है। और आपका कैपिटल फंड कहता है कि 31 मार्च 2017 को वो कहता है कि 20 लाख का अमाउंट है। ये कोई बड़ी बात हो रही है? आप सब कुछ तो जानते हो। ये लो मैंने आपके लिए बैलेंस शीट दिखाया, क्योंकि फंड की बातें हैं, हम बैलेंस शीट में इसका प्रेजेंटेशन दिखाएंगे। और याद रखना ये एक्सट्रैक्ट है मेरे बच्चे। एक्सट्रैक्ट का मतलब छोटा सा टुकड़ा होता है। हम कंप्लीट बैलेंस शीट नहीं बना रहे हैं कि आप मुझसे झगड़ा करो कि सर बैलेंस शीट मैच क्यों नहीं कर रहा। हम तो बस सीख रहे हैं यहाँ पे आपका। अब सुनो, कहता है कि आपके पास कैपिटल फंड, मैं यहाँ लिख दूँ कैपिटल फंड जो एनपीओ का है वो अंदर लिखना। ये कहता है कि 20 लाख का अमाउंट है, ये हमारा 20 लाख का अमाउंट है कैपिटल फंड। फिर कहता है मेरे बच्चे यहाँ पे आपका, अब ऊपर से आते हैं, जो पेविलियन पे आपने खर्च किया वो 6 लाख रुपए एसेट्स बन गया। यानी कि पेविलियन पे जब खर्च किया तो हमारा एसेट्स आ गया 6 लाख रुपए का। हम 6 लाख रुपए यहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे। कहता है कि आपका डोनेशन जो हमने रिसीव किया है पेविलियन फंड का, यानी कि थोड़ा जगह छोड़ के डोनेशन जो हमें मिले हैं कैपिटलाइज करेंगे खास पर्पस के लिए फॉर पेविलियन फंड। पेविलियन फंड ये हम बातें आपको समझा चुके मेरे बच्चे पहले। ये कहता है कि आपका 10 लाख का अमाउंट है। और आप जरा सुनो तो मेरी बात तो सुनो। ये देखो आप, ये 10 लाख में से 6 लाख पेविलियन को बनाने पे आप खर्च कर चुके हो। तो आप जानते हैं कि वो 6 लाख रुपये अब यहाँ से माइनस हो जाएगा, क्योंकि हमने पर्पस पूरा कर लिया है। इसे कहा जाएगा ट्रांसफ़र टू कहाँ जी, कैपिटल फंड। जिससे हमारा पर्पस पूरा हो गया मेरे बच्चे। वो मैं यहाँ से माइनस करके यहाँ पे ऐड करूँगा ट्रांसफ़र। ये कहाँ से आ रहा है? फ्रॉम कौन सा?
पेविलियन फंड आपका, मतलब जितने से हमने पर्पस पूरा कर लिया वो हम यहाँ से माइनस करके अपना पैसा बोलना शुरू कर देंगे। तो इस तरीके से हमारा जो कैपिटल फंड है दैट बिकम्स इक्वल टू 26 lakhs नाउ, एंड पेविलियन फंड जिस पे अभी काम करना बाकी है वो 4 lakhs का अमाउंट आपका निकल के आ गया, और वो तो आपका एसेट्स 6 लाख का है। ये एक्सट्रैक्ट है, बैलेंस शीट मैच करने की कोशिश नहीं करना, ये तुम सीख रहे मेरे बच्चे कैसे किया जाएगा। बात समझ में आ गई? सर हाँ और कराओ ना, मैंने कहा ना बहुत सारी बातें करेंगे आज, और कोई बड़ी बड़ी बातें नहीं करने वाला मेरे बच्चे। आज तो बस जो पीछे में हमने पिछली क्लास में लेवल थोड़ा हाई किया था मैं डाउन लेके जा रहा हूं, क्योंकि जब आपके सर पे कोई जोर से मार देता है ना, बहुत तेज से मार देता है, तो छोटे बार जब उसको मारा जाता है तो मतलब धीरे से जब मारते तो फिर चोट का एहसास नहीं होता। हमने पिछली क्लास में आपको बहुत तेज मारा था, शायद आपको पता नहीं चला, लेकिन वही अब मैं छोटे छोटे मार से आपको मैं थोड़ा यहाँ पे स्लो कर रहा हूँ, और कुछ खास नहीं। तो आइए जरा आपके बुकलेट का क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 जरा देखते हैं क्या बता रहा आपको यहाँ पे। मैं इसको मिटा देता हूँ, ये ऐसे ना मिटता ही नहीं है। मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि बिना पानी वाले कपड़े से मिटाऊँ, लेकिन ये मिटता ही नहीं है, ये वैसे ही ये चिपक जाता है जैसे आपके दिमाग में बातें चिपक जाती है, हटने का नाम ही नहीं लेती मेरे बच्चे। आइए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ेंगे आप। फॉलोइंग इज द इंफॉर्मेशन गिवन इन द रिस्पेक्ट ऑफ सर्टेन आइटम्स ऑफ ए स्पोर्ट्स क्लब, शो आइटम्स इन द इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट ऑफ द क्लब एज ऑन 31 मार्च 2018। कहता है कि जरा बताओ आप क्या करेंगे, आओ ना। कहता है कि स्पोर्ट्स फंड, फिर से फंड की बात कर रहा है, ओपनिंग बैलेंस आपका 10 lakhs का, स्पोर्ट्स फंड इन्वेस्टमेंट कहता है कि 10 lakhs का है, इंटरेस्ट ऑन स्पोर्ट्स फंड इन्वेस्टमेंट आपने कमाया, डोनेशन फ्री मिला है स्पोर्ट्स फंड के नाम पे, स्पोर्ट्स प्राइज अवार्डेड है, एक्सपेंसेज ऑन स्पोर्ट्स इवेंट आपने किया है। मेरे बच्चे ये ऊपर की सारी बातें स्पोर्ट्स से जुड़ी हुई हैं, तो स्पोर्ट्स के नाम पे जो फंड रिसीव किया उसी में प्लस माइनस किया जाता है। नीचे आइए, जनरल फंड हम कैपिटल फंड को कहते हैं। जनरल फंड जो है उसका दूसरा नाम कैपिटल फंड होता है, यानी कि कैपिटल है, और ये जनरल फंड इन्वेस्टमेंट मेरे बच्चे ये कोई स्पेसिफिक नहीं है, ये कहता है कि आपका यहाँ पे जनरल फंड इन्वेस्टमेंट मतलब किसी खास पर्पस के पैसे का इन्वेस्टमेंट नहीं है, और इंटरेस्ट हमने रिसीव किया। तो देखो जरा मैं क्या करूँगा, आप सॉल्यूशन कर रहे हैं मेरे साथ यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 का, आप सुनो ना मेरी बात। आप जानते हैं यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एक तो आपका सारी बातें जो हैं एक दो बातें छोड़कर जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाइए मेरे साथ छोटा सा। और मैं दोबारा बता दूं, अभी ये टैली नहीं करना, ये एक्सट्रैक्ट है मेरे बच्चे, मतलब बस हम सीख रहे हैं एक एक आइटम का कि एडजस्टमेंट्स क्या होंगे यहाँ पे आपका, है ना। छोटा सा बनाओ, ज़्यादा बड़ा नहीं। हाँ, बैलेंस शीट जो आपका बनेगा यहाँ पे वो भी एक एक्सट्रैक्ट बनेगा, एक छोटा सा टुकड़ा। हम बैलेंस शीट को टैली नहीं करेंगे, बस एडजस्टमेंट्स को हम प्रॉपर तरीके से रिकॉर्ड करेंगे जितने भी कैपिटल नेचर के हैं। स्टार्ट कीजिए। कहता है कि स्पोर्ट्स फंड ओपनिंग बैलेंस, तो यहाँ चला गया, फंड है स्पोर्ट्स फंड जो आपका है, ये ओपनिंग बैलेंस यहाँ चला गया मेरे बच्चे। 10 lakhs का अमाउंट है, अंदर वाले कॉलम में आप लिखेंगे 10 लाख रुपए। स्पोर्ट्स फंड इन्वेस्टमेंट वो यहाँ चला गया आपका, स्पोर्ट्स फंड इन्वेस्टमेंट यानी कि फंड का पैसा हम लोगों ने इन्वेस्ट किया है, स्पोर्ट्स फंड इन्वेस्टमेंट। ये अमाउंट कहता है कि आपका अगेन यहाँ पे 10 lakhs का है, 10 लाख रुपए का अमाउंट आपका, ये 10 lakhs का अमाउंट है। मेरे बच्चे कहता है कि आपका इंटरेस्ट ऑन स्पोर्ट्स फंड इन्वेस्टमेंट, ध्यान दीजिए, स्पोर्ट्स फंड का पैसा अगर आपने इन्वेस्ट किया है और इस पर कुछ भी कमाओगे तो फंड में ही ऐड करेंगे, यानी कि आप यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन स्पोर्ट्स फंड लिखिए मेरे साथ, स्पोर्ट्स फंड इन्वेस्टमेंट। क्या कोई नई बात सिखा रहा हूं मैं आपको? नहीं सर, ये तो पहले दूसरी क्लास में आपने बहुत सिस्टमेटिक वे में हमें बताया था और बातें वहां पे दिमाग में बैठ गई थी, तो आज बस बच्चे उसी के प्रैक्टिस कर रहा हूं। फिर आया डोनेशन, तो आप डोनेशन जो दोबारा आपको मिला है ये इसी में ऐड हो जाएगा फॉर स्पोर्ट्स फंड। आओ ना, स्पोर्ट्स फंड के नाम पे हमने जो डोनेशन रिसीव किया है हम इसी में ऐड करेंगे, और अमाउंट आपका 4 lakhs का अमाउंट है, 4 लाख रुपए। स्पोर्ट्स प्राइज अवार्डेड, स्पोर्ट्स फंड से जुड़ा हुआ खर्च तो आप यहीं से माइनस करेंगे, स्पोर्ट्स प्राइज अवार्डेड है ना, हमने जो जिसके लिए फंड मिला था उस पर पैसे खर्च कर दिए मेरे बच्चे। 3 lakhs का अमाउंट है, तो 3 लाख रुपए का अमाउंट आपका 3 lakhs। एक्सपेंसेज ऑन स्पोर्ट्स इवेंट, अगेन स्पोर्ट्स पे हुआ, यहीं पे माइनस कीजिए, एक्सपेंसेज ऑन स्पोर्ट्स इवेंट्स, यानी कि स्पोर्ट्स पे जो आपने एक्सपेंसेज किए हैं
वो कहता है आपका यहाँ पे 1 लाख अमाउंट, इस 1 लाख को भी आप यहीं से माइनस कर देंगे। फिर बच्चे अब कहता है जनरल फंड, आप समझो ना, जनरल फंड जो है इट्स ए कैपिटल फंड का दूसरा नाम। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको पहले मैं यहाँ तक आगे बढ़ लूँ, ये आपका प्लस माइनस करके बाहर चला जाएगा, बाहर चला जाएगा। अब जनरल फंड जो आपका है उसको मैं, है तो कैपिटल फंड ही है ना, फंड ही है, वो यहाँ चला गया आपका ये 20 लाख का अमाउंट। आप कंफ्यूज नहीं होना, जनरल फंड हम कभी कभी कैपिटल फंड का दूसरा नाम बोलते हैं। इसके नाम का पैसा इन्वेस्ट हुआ है, तो मेरे बच्चे यहाँ चला गया जनरल फंड इन्वेस्टमेंट। और आप जानते हैं कि जनरल फंड इन्वेस्टमेंट कोई स्पेसिफिक फंड का पैसा नहीं है मेरे बच्चे। अगर इस पे कुछ भी कमाता हूं, अगर इस पे कुछ भी कमाता हूं तो उसको इनकम के रूप में यहाँ पे शो करना होगा। यानी कि अगला जो लाइन कह रहा है इंटरेस्ट, अगला जो क्वेश्चन में लाइन कर रहा है इंटरेस्ट ऑन जनरल फंड इन्वेस्टमेंट, जनरल फंड इन्वेस्टमेंट, वो आपका यहाँ पे रिकॉर्ड आपका होगा। इंटरेस्ट ऑन जनरल फंड इन्वेस्टमेंट जो अमाउंट आपका है 2 लाख मेरे बच्चे, उसको आप यहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे। तो इट्स सिंपल, आपका काम पूरा हो चुका। जल्दी से बता दो ये बाहर कितना जाएगा। आई थिंक 11 लाख रुपीज। सर इतना फास्ट कैलकुलेशन कैसे कर लेते हो? अरे बदमाश कुछ भी नहीं, 4 लाख माइनस में 4 लाख प्लस में कैंसिल हो गया, 10 प्लस 1 11 लाख रुपए। आप खामोखा मेरा मतलब तारीफ करना चाहते हो, कुछ है ही नहीं ऐसा तारीफ करने वाली बात है। ये भी काम खत्म हो गया। पता नहीं आज मुझे मजा क्यों नहीं आ रहा है, मैं क्यों नहीं अच्छे क्वेश्चन करा रहा हूँ ना बच्चे ना। आज मैं अच्छा नहीं कराने वाला, आज तो मैं ऐसे ही क्वेश्चन में आपको बोर करूंगा ताकि आपका कॉन्सेप्ट जो है वो तरीके से डेवलप हो जाए और आने वाली किसी भी चुनौती से जो मैं आगे अभी दूंगा आपको, आप उसके लिए बिल्कुल तैयार रहें। और दूसरा कोई मोटिव नहीं है। लो मैं इसको अभी यहाँ पे छोटा कर देता हूँ, आप इसकी कॉपी कर लो। मुझे विश्वास है आप मेरे साथ साथ काम कर रहे हो, ये आदत आपके अंदर डेवलप हो चुकी है। और आप फिर अगला क्वेश्चन पे आइए। थर्ड क्वेश्चन तो हमने पिछले क्लास में ही कर लिया था, तो फोर्थ क्वेश्चन में हम यहाँ पे एंट्री करेंगे। फोर्थ क्वेश्चन आप आओ जरा सॉल्यूशन कर रहे हैं यहाँ पे फोर्थ क्वेश्चन का, पढ़ेंगे आप फोर्थ क्वेश्चन क्या बता रहा है, पढ़ो ना फोर्थ क्वेश्चन क्या बता रहा है। From the following information of a club, show the amount of match expenses and match fund in the financial statement of club for their ending on 31st March 2017 and 31st March 2018। 2 साल का कहता है कि जरा बताओ ये जो आपका इंफॉर्मेशन है उसको कैसे हम प्रेजेंट करेंगे। कहता है कि मैच एक्सपेंस जो पे किया है ड्यूरिंग 31st March 2018 मतलब करंट ईयर में वो 3 लाख है। मैच फंड मेरे बच्चे एज ऑन 31st March 2017 आपका 170 था। डोनेशन कहता है कि मैच फंड का हमने रिसीव किया है ड्यूरिंग द ईयर एंडिंग ऑन 31st March 2018 इतना। और प्रोसीड्स फ्रॉम सेल ऑफ मैच टिकट रिसीव ड्यूरिंग द ईयर आपका 31st March 2018 आपका 30,000। ये कहता है जरा बताओ आप इसका कैसे ट्रीटमेंट दिखाओगे। ठीक है मैं आपको समझाता हूँ। मुझे एक्चुअली ऐसे क्वेश्चन को ठीक से ऐसे पढ़ने आता ही नहीं है। जब भी क्वेश्चन में बहुत सारे डेट होते हैं ना, तो मैं पता क्या करता हूँ, मैं डायग्राम बनाता हूँ और डायग्राम से क्लियरिटी लेकर आता हूँ। ये देखो मैं डायग्राम से क्लियरिटी लेकर आऊँगा। क्वेश्चन में कहता है कि ये आपका 31st March 2017 है और ये आपका 31st March 2018, मतलब ये आपका हो गया यहाँ पे लास्ट ईयर का एंड और ये करंट ईयर का। जरा देखो क्या बता रहा है यहाँ पे। कहता है कि मैच एक्सपेंस जो आपने पे किया ड्यूरिंग द ईयर, मतलब ये रहा ड्यूरिंग द ईयर, ये आपका करंट ईयर हो गया पूरा का पूरा। मैं बातों को बस डायग्राम में लिख रहा हूँ मेरे बच्चे, ताकि मेरा दिमाग क्लियर हो जाए कि क्या है। ये कहता है कि पूरे साल में मैच एक्सपेंस आपने जो पे किया है, पेड, वो कितना पे किया है 3 लाख। अब ध्यान से क्वेश्चन पढ़ो। कहता है कि पूरे साल में जो आपने पे किया है 3 लाख का अमाउंट। मैच फंड 31 यहाँ कहता है, यहाँ यानी कि पिछले साल से ही जो मैच फंड आपके पास चलते आ रहा है, मैच फंड, वो कहता है कि आपका ये 1,70,000 का अमाउंट है, 1,70,000 का। जो मैच फंड पिछले साल से आपके पास आ रहा है वो 170 है। फिर बच्चे कहता है डोनेशन फॉर मैच फंड रिसीव ड्यूरिंग द ईयर, मतलब ड्यूरिंग द ईयर में आपने डोनेशन रिसीव किया है। कहता है यहाँ पे हमें एक डोनेशन मिला है, डोनेशन फॉर मैच फंड। आपके पास मैच फंड के नाम पे डोनेशन मिला है और वो डोनेशन कितना बता रहा है जी, वो कहता है कि 90,000 का अमाउंट आपका है, 90,000 रुपये।
फिर कहता है प्रोसीड्स फ्रॉम द सेल ऑफ मैच टिकट ड्यूरिंग द ईयर। मेरे बच्चे मैच का टिकट आपने बेचा है, यानी कि प्रोसीड्स मतलब रिसिप्ट हुआ है, प्रोसीड्स फ्रॉम टिकट ऑफ मैच जो आपने कराया था, और उस टिकट से आपको 30,000 का यहाँ पे रिसिप्ट हुआ है। रिसिप्ट बोलता है बताओ अब क्या ट्रीटमेंट करोगे। वो पूछता है जरा बताओ 31 मार्च 2017 के बैलेंस शीट में और 31 मार्च 2018 के बैलेंस शीट में आखिर रिप्रेजेंटेशन कैसे कैसे किया जाएगा। मैं आपको दिखाता हूँ, इट्स वेरी सिंपल, आप भी जानते हो मैं भी जानता हूँ। ये देखो सोल्यूशन। मेरे बच्चे मैं एक काम करता हूँ, एक बैलेंस शीट दिखाता हूँ मैं पहले आपको एज ऑन 31 मार्च 2017 का, 31 मार्च 2017 का मैं आपको एक बैलेंस शीट दिखाऊं। ये देखिए, ये रहा पिछले साल का बैलेंस शीट हमारा, ठीक है ना, छोटा सा ही क्योंकि एक ही आइटम लिखना है। और एक बैलेंस शीट में आपको दिखाता हूं एज ऑन 31 मार्च 2018 का, यानी कि इस साल के एंड का। और ये बैलेंस शीट थोड़ा बड़ा बनाना क्योंकि इसमें बातें कई सारी कहनी है मुझे आपके साथ, बहुत सारी बातें हुई है। ये देखो आप पहले तो पिछले साल का जो फंड था वो पिछले साल के बैलेंस शीट में दिखाइए। मैच फंड ये मेरे बच्चे पिछले साल से आ रहा है 1,70,000, ये पिछले साल था। जो पिछले साल के एंड में था वो इस साल का ओपनिंग बैलेंस हो जाएगा। तो ये मैच फंड जो पिछले साल से आ रहा है वो मैच फंड यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस के रूप में आ गया करंट ईयर के लिए। वो कितना जी 1,70,000। समझ रहे हो मेरी बात, ये पिछले साल का एंड था और ये इस साल का एंड है। तो इस साल के स्टार्टिंग से क्या क्या वो सारी बातें बता रहा हूँ। देखो ये आपका आ गया यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस 170। फिर आपने क्या किया और डोनेशन रिसीव किया, ऐड करो ना, आपने और डोनेशन जो रिसीव किया, डोनेशन फॉर मैच, हम वो भी क्या करेंगे इसी फंड में ऐड करेंगे क्योंकि मैच का है बच्चे 90,000 का अमाउंट हमारे पास और आ गया, ठीक है ना सर। हाँ उसके बाद देखो हमने मैच का जो प्रोसीड्स है, ये जो मैच जो हमने कराया है उससे 30,000 और आया मेरे बच्चे। फंड से जुड़ा हुआ कोई भी आना जाना फंड में ही प्लस माइनस किया जाएगा। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा प्लस कर दूंगा यहाँ पे प्रोसीड्स। ये प्रोसीड्स हमारे पास और भी आया जी फ्रॉम टिकट ऑफ मैच का जो हमने यहाँ पे कराया था उससे 30,000 का अमाउंट हमारे पास और आ गया। जरा बताओ टोटल अमाउंट कितना हो गया। ये पहले से था, डोनेशन आया, इसी से जुड़ा हुआ रिसिट्स हम इसमें ऐड करेंगे, कितना हो गया 2,90,000, 2,90,000 रुपये, 290 मेरे बच्चे। लेकिन मैच पे खर्च 3 लाख रुपए हो गए। ये लो मैच फंड का टोटल पैसा हमारे पास 290 बना, लेकिन खर्चे 3 लाख हो गए। तो आप जानते तो हो, ये भी तो मैंने आपको बताया है कि मैच एक्सपेंसेज आप यहाँ पे क्या करेंगे 2,90,000 अप टू जितना फंड है उतना यहाँ से माइनस हो जाएगा और आपका बैलेंस शीट में फंड अब आपका नील हो गया, ठीक है ना। और हाँ जब फंड हमारे पास नहीं है मेरे बच्चे, जब फंड हमारे पास नहीं है तो उसके ऊपर जो खर्चे होते हैं फंड ना होने पे, जरा बताओ वो कहाँ जाते हैं सर, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। क्या ये बातें मैंने आपको पहले समझाई हैं क्या सर? हाँ, जब आप फंड के बारे में समझा रहे थे तो वहाँ पे शायद एग्जाम्पल 2 में आपने ऐसी बातें की थी कि फंड से जब ज़्यादा खर्च हो जाएगा तो बाकी का अमाउंट आपको यहाँ पे एक्सपेंस रिकॉर्ड करना होगा, मैच एक्सपेंस, क्योंकि जब तक हमारे पास फंड है हम फंड को ही यहाँ पे रिकॉर्ड करते हैं प्लस माइनस, फंड नहीं है तो फिर आपका बाकी यहाँ जाएगा। लो काम पूरा हो गया। तो ये चीज़ें मैं सिखा चुका हूँ मेरे बच्चे, मैंने कहा ना आपको ऊपर ले जाके थोड़ा नीचे ला रहा हूँ ताकि कॉन्सेप्ट आपके तरीके से बैठ जाए और हमारा फ्लो बन जाए। बस आप प्लीज़ कॉपी कर लो इसको, आप ये कॉपी कर लो, मैं तब तक इधर का मिटाता हूँ। हमेशा मेरी एक आदत है जब मुझे कोई बातें समझ में नहीं आती या एग्ज़ाम में कई सारे डेट की बातें करता है तो मैं उन सारी बातों को डायग्राम पे पहले प्रेजेंट कर लेता हूँ। आप बिलीव करो मेरा दिमाग, मतलब मैं आपके दिमाग की बात कर रहा हूँ, 90% क्वेश्चन को पहले ही सॉल्व कर लेगा कि ऐसा होने वाला है। अब उसको फिर आपको फॉर्मेट में प्रेजेंट करना है और काम पूरा कर लेना है। तो ये कोई बड़ी बात हो रही है, मैं ये भी करा गया आपको, ये भी करा गया। आज कुछ अच्छा क्वेश्चन मुझे मिलता क्यों नहीं। 7th क्वेश्चन पे आप आइए, 7th क्वेश्चन पे शायद यहाँ हमें कुछ मिल जाए। भगवान से प्रार्थना है कि भगवान कुछ दे देना, देखता हूँ क्या होता है। 7th क्वेश्चन पे आप आइए, 7th क्वेश्चन पे। मेरे बच्चे आज जब मैं क्लास लेने के लिए आ रहा था ना
तो मैंने पीछे की चारों क्लासेज देखी जो आपके पास मैंने इसके पहले रिकॉर्ड किया हुआ है। मुझे क्या दिखाई दिया, उन चारों क्लास में एक सीक्वेंस मैंने बांधा था, पहली क्लास, दूसरी, तीसरी, चौथी, एक लिंक में गया था। फिर मैंने देखा कि अगर उस लिंक को, उस चारों क्लासेज को बहुत दिमाग शांत करते हुए कोई भी बच्चा अगर आसानी से एक बार पढ़ जाता है तो आपके इस चैप्टर के 90% कॉन्सेप्ट आपके खत्म है, बशर्ते कि चारों क्लास को दिमाग शांत करके, बिल्कुल दिमाग कूल करते हुए चारों क्लास को कहानी के रूप में एक बार समझ लो। 90% इस चैप्टर के कॉन्सेप्ट खत्म है। आज आप फील भी कर रहे होगे कि ऐसा कुछ भी नहीं है जो हम लोग नया पढ़ रहे हैं। मेरे बच्चे आगे भी प्रूफ कराऊंगा, मैं कराऊंगा, आप चिंता नहीं करना। और आप जरा आ जाओ इसी प्रोसेस में। क्वेश्चन नंबर 7, ये 7 क्या बताता है, लिखिए मेरे साथ। यहाँ पे सॉल्यूशन कर रहे हैं आप क्वेश्चन नंबर 7 का। पढ़ो ना, पढ़ो जरा। कहता है कि फॉलोइंग इज द एक्सट्रैक्ट from the receipt and payment account of a sports club. You are required to show the different items in the income expenditure account and the balance sheet of the club for the year ending on 31st March 2018. जो ईयर 31st March 2018 को खत्म होता है, कहता है कि जरा बताओ उसमें क्या क्या शो करेंगे, कंसिडरिंग द एडिशनल इंफॉर्मेशन गिवन बिलो। आपका ठीक है, मैं बता दूंगा। कहता है कि आपका रिसिट्स एंड पेमेंट अकाउंट में आप देखो, रिसिट साइड में देयर इज डोनेशन फॉर पेविलियन, अगेन स्पेसिफिक आ गया मेरे बच्चे। कंट्रीब्यूशन फॉर गवर्नर पार्टी, ये तो गवर्नर पार्टी का आपको कंट्रीब्यूशन बता रहा है। एंड देयर इज डोनेशन, कहता है आपका यहाँ पे डोनेशन कहता है कि 5000 का। अब ये डोनेशन जो आपका 5000 रुपये का बता रहा है, ये नहीं बता रहा है कि स्पेसिफिक है कि क्या है। तो हम, ये जनरल है बच्चे, जनरल है। और जनरल में 5000 का अमाउंट देखो दूसरे आइटम से कंपेयर करो तो छोटा अमाउंट दिख रहा है, मैं इसको रेवेन्यू मानूंगा। और ऐसे भी अगर हमें नहीं पता चल पाता कि डोनेशन को हम क्या मानेंगे तो हम रेवेन्यू ही मानते हैं। ये बातें मैंने आपको बताई हुई हैं। आगे पढ़ना। कहता है कि यहाँ पे अमाउंट स्पेंट ऑन पेविलियन 20 लाख रुपीज़ है, एडिशनल बातें बताया जा रहा है। कंस्ट्रक्शन वर्क अभी प्रोग्रेस में, अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर गवर्नर पार्टी 30,000 है। कैपिटल फंड कहता है कि 31 मार्च 2017 को 10 लाख से, और पेविलियन फंड कहता है कि 40 लाख से। ऐसे भी बातें तो हम लोग कर चुके हैं, चलो कोई बात नहीं। आओ जरा एक बार देख लेते हैं हम लोग। यहाँ पे आप ना एक काम करो, छोटा सा बनाओ यहाँ पे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। आप छोटा सा बनाइए इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ये मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट छोटा सा आपका। कौन सी ईयर का जी? 31 मार्च फॉर द ईयर। ये हमेशा होता है फॉर द ईयर, पूरे साल का बनता है फॉर द ईयर। एंडेड ऑन 31 मार्च 2018 कहेगा तो 2018, 19 कहेगा तो 19, क्या फ़र्क पड़ता है, 20 कहेगा तो 20। आप यहाँ बना रहे एक पूरे साल का कितना हमारा एक्सपेंस हुआ, कितना हमारा रेवेन्यू हुआ, यानी कि इनकम हुआ, हम उनके बारे में यहाँ पे बातें कर लेंगे, ठीक है ना। मेरे बच्चे इस साइड को हम क्या बोलते हैं जी? एक्सपेंडिचर साइड, मैंने ये बताया हुआ आपको, और इसको हम बोलते हैं इनकम, तभी नाम है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। इसके बाद देखो हमें यहाँ पे क्या करना है, आपको यहाँ पे बैलेंस शीट बनाना है। ये तो बैलेंस शीट ने 31 मार्च 2018 का पूछा है, लेकिन मैं आपके खातिर ये जो, चलो कोई बात नहीं, बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2018 का मैं यहाँ पे आपको बैलेंस शीट पे दिखा दूँ, उस बैलेंस शीट में क्या क्या आएगा। ये लीजिए, मैं थोड़ा बड़ा बना दूँ यहाँ पे, क्योंकि कई सारी बातें बैलेंस शीट की हैं। इनकम एक्सपेंडिचर की कम बातें हैं, बैलेंस शीट की ज़्यादा है। और बैलेंस शीट में ये हमारा लायबिलिटीज़ हो गया, लायबिलिटीज़ आपका, और ये हमारा यहाँ पे एसेट्स हो गया, ठीक है ना, एसेट्स हो गया। ये हमारा अमाउंट है, तो ये अमाउंट कॉलम और ये अमाउंट कॉलम, ये तो आप जानते ही हैं। आओ ना शुरू करते हैं। कहता है क्वेश्चन के अंदर में, जरा चेक करो आप यहाँ पे, पहले मैं एक एक करके पकड़ता हूँ। पहले मैं पेविलियन की सारी बातें खत्म करूँगा, पेविलियन का। अब देखो पॉइंट नंबर 4 में, पेविलियन फंड जो पिछले साल के एंड में था, यानी कि इस साल का स्टार्टिंग में पेविलियन फंड जो पिछले साल का एंड में था, यानी कि इस साल के स्टार्टिंग में लिख दूं मैं ओपनिंग आपका। अगर पिछले साल का बैलेंस शीट बनाना होता तो उस बैलेंस शीट में मैं 40 लाख का अमाउंट दिखाता, लेकिन इस साल के बैलेंस शीट में कई सारी बातें चेंज होंगी। पहले 40 लाख रुपये हमने लिख दिया। अब चेक करो पेविलियन फंड के बारे में और क्या बता रहा है। पेविलियन फंड के बारे में क्या बता रहा है मेरे बच्चे? कहता है पेविलियन फंड के बारे में, आप जरा देखो यहाँ पे, पहले रिसिट साइड चेक करो। रिसिट साइड
कहता है कि आपका डोनेशन फॉर पेविलियन मिला आपको सर? हाँ, आपने डोनेशन और कितना रिसीव किया इस साल जी? ये रिसीट पेमेंट करंट ईयर का है 10 लाख। तो मेरे बच्चे ऐड करो ना, आपने कहा डोनेशन फॉर पेविलियन और ये आपका यहाँ पे 10 लाख का अमाउंट आपका है, 10 लाख रुपए का अमाउंट, ये हमने ऐड कर दिया। तो 40 लाख का अमाउंट पहले से था, 10 लाख रुपए का हमने और ऐड किया। और चेक करो पेविलियन के बारे में सी बताओ, वो कंट्रीब्यूशन फॉर गवर्नर पार्टी, गवर्नर पार्टी वो तो यहाँ अलग चीज़ है, डोनेशन यहाँ पे आएगा नहीं। मैं फिर पहले अभी पेविलियन की बात कर रहा हूँ। नीचे आइए, कहता पॉइंट 1 में अमाउंट स्पेंट ऑन पेविलियन, ध्यान से, वो कहता है कि 20 लाख रुपए, हमने 20 लाख रुपए कहता है कि पेविलियन पे खर्च किया है। और कंस्ट्रक्शन वर्क कहता है इज इन प्रोग्रेस एंड हैज नॉट इवन बीन कंप्लीट। ठीक है, यानी कि हम लोगों ने 50 लाख का जो अमाउंट है इसमें से 20 लाख रुपए पेविलियन पे खर्च कर चुके हैं। सर जब खर्च कर चुके हैं तो ये रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट में क्यों नहीं दिख रहा है? मेरे बच्चे वो पैसा पहले से खर्च हुआ पड़ा है, इस साल नहीं पिछले साल से, तभी वो कह रहा है कि यहाँ पर कोई बात नहीं, कभी भी खर्च हो, अगर वो हो चुका है तो मैं एसेट साइड में पेविलियन नाम के एसेट्स को यहाँ पे दिखाऊंगा। वो शायद 20 लाख आपने पिछले वर्ष में खर्च किया होगा, तभी इस साल के रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट में नहीं दिख रहा है। अगर वो इस साल खर्च हुआ होता तो इस साल के रिसीट्स एंड पेमेंट में दिखता। लेकिन इससे क्या फ़र्क पड़ता है, अगर 20 लाख रुपए मैं खर्च कर चुका हूँ तो मेरा एसेट्स बन चुका है, और जितने से एसेट्स में बना चुका हूँ मैं यहाँ से माइनस करता हूँ जी, ट्रांसफ़र, यहाँ से हटाता हूँ, ट्रांसफ़र टू कहाँ, कैपिटल फंड, मैं यहाँ से हटा के कैपिटल फंड में ऐड कर दूंगा जितना पैसा खर्च कर चुका हूँ, यानी कि 20 लाख का अमाउंट। तो ये हमने क्या किया, यहाँ पे 20 लाख रुपीज माइनस कर दिया। जरा बताओ अब यहाँ पे आपका कि बैलेंस कितना चला गया? दिस इज 30 लाख रुपीज, 30 लाख रुपए रह गया। और हाँ, वो ये 30 लाख, और वो जो जरा चेक करो कैपिटल फंड आपका पहले से कितना दे रहा है, कैपिटल फंड का ओपनिंग बैलेंस कितना है, चेक कीजिए आप यहाँ पे। तो कैपिटल फंड का ओपनिंग बैलेंस मेरे बच्चे कहता है पॉइंट नंबर 3 में 10 लाख का अमाउंट, 10 लाख रुपए ओपनिंग यानी कि पिछले साल से आ रहे हैं। ये 20 लाख रुपए हमें क्या करना होगा, यहाँ पे ऐड करना होगा, यहाँ पे ट्रांसफर फ्रॉम आपका पेविलियन फंड, आपने पेविलियन फंड से यहाँ पे क्या क्या ऐड किया, अमाउंट कितना, 20 लाख का अमाउंट आपका, 20 लाख का अमाउंट, ठीक है ना, ये चला गया जी अमाउंट। तो ये हमारा कितना हो चुका है, 30 लाख रुपीज। ठीक है, आगे बढ़ना, हमने पेविलियन की सारी बातें कर ली। और चेक करो क्या है, तो अब देखो यहाँ पे पहले आप रिसिट्स एंड पेमेंट में रिसिट साइड में आइए। रिसिट साइड में एक तो आपका डोनेशन फॉर पेविलियन वो तो हो चुका, हमने ऐड कर दिया। मेरे बच्चे कॉन्ट्रीब्यूशन फॉर गवर्नर पार्टी, गवर्नर के नाम पे हमें कोई यहाँ पे आपका फंड नहीं है, तो ये तो नॉर्मल आपका यहाँ जाएगा। ये कहता है कि आपका कंट्रीब्यूशन फॉर, लिखेंगे यहाँ पे बाय इनकम है हमारा, कंट्रीब्यूशन यानी कि हमें मिला है, कंट्रीब्यूशन यानी कि हमने रिसीव किया है जी, फॉर गवर्नर पार्टी के लिए हमने कुछ कंट्रीब्यूशन रिसीव किया है। वो कहता है कि 2 लाख का अमाउंट आपका है, कहाँ चला गया, टू लैक्स का अमाउंट आपका है, ठीक है जी। तो कंट्रीब्यूशन फॉर गवर्नमेंट पार्टी 2 लाख, और यहाँ नीचे में कहता है, ध्यान देना कि आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर गवर्नर पार्टी, मेरे बच्चे गवर्नर पार्टी का 30,000 रुपये भी रिसीव भी करना है। मतलब ये जो रिसीव्ड हो चुका है, रिसीव्ड वो तो 2 लाख है जो रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट में दिख रहा है आपका। और नीचे कहता है पॉइंट नंबर 2 में कि अभी आउटस्टैंडिंग है, मतलब रिसीव करना है। तो जो आउटस्टैंडिंग है वो भी करंट ईयर का ही तो है, यानी कि आप टोटल यहाँ कितना दिखाएंगे, 2,30,000, 2,30,000 रुपये, ये कॉन्ट्रीब्यूशन हो गया। और आपने जो गवर्नर पार्टी एक्सपेंस किया है मेरे बच्चे, गवर्नर पार्टी एक्सपेंस, 1 मिनट, ये आपका 230 हो गया, 230 में इतना आ चुका है, इतना रिसीव करना बाकी है, रिसीव हमें लेना है। आउटस्टैंडिंग कह दो या एक्रूड, दोनों का मीनिंग सेम होता है। अगर रिसीव करना है तो आप यहाँ लिखेंगे आउटस्टैंडिंग या एक्रूड लिख दीजिए, या फिर ब्रैकेट में और आउटस्टैंडिंग कर दो, मीनिंग सेम है आपका फॉर गवर्नर पार्टी,
गवर्नर पार्टी मेरे बच्चे हमने यहाँ पे कितना जी 30,000 का अमाउंट, समझ लो मेरी बात। ये 230 का अमाउंट, इसमें से इतना तो कैश आ चुका होगा, कैश में ऐड हो चुका है, इतना रिसीव करना बाकी, उसको हमने यहाँ दिखा दिया। और आप यहाँ देखो और क्या बता रहा है, दूसरे साइड में गवर्नर पार्टी एक्सपेंसेस, तो एक्सपेंस यहाँ रिकॉर्ड करेंगे। आपने कहा गवर्नर पार्टी एक्सपेंस, गवर्नर पार्टी पे जो एक्सपेंसेज आपके हो गए वो हमने यहाँ रिकॉर्ड किया। ये कितना बता रहा है 2,40,000, 240। आपको याद होगा मैंने आज एक इसका ऑल्टरनेटिव ट्रीटमेंट भी बताया था। एक पर्टिकुलर सोर्स का अगर रेवेन्यू और पर्टिकुलर सोर्स का एक्सपेंस होता है तो आप ऐसे दिखाने के बजाय सिंपली कह दो यहाँ पे खर्चे ज़्यादा है, तो इसके सिवा आप ऐसे भी कर सकते हो मेरे बच्चे, इनकम एक्सपेंडिचर में सिंपली लॉस फ्रॉम गवर्नर पार्टी, और आप 230 माइनस 240 यानी कि 10,000 का अमाउंट प्रॉफिट होता तो इनकम साइड में, लॉस तो एक्सपेंस साइड में दिखा सकते। मैंने बताया था ये भी तरीका आपका है, आपकी मर्जी है, ऐसे कर लो तो भी ठीक है, वैसे कर लो तो भी ठीक है, आपकी मर्जी है। आप अपने सर से पूछ लेना कि कौन सा तरीका ठीक है। ऐसे में जो पहले स्टेटमेंट दिया था उसको चेंज करता हूँ। मैंने कहा था मेरे बच्चे यही तरीका सबसे बेस्ट है, मैंने कहा था यही तरीका सबसे बेस्ट है, आप यही तरीका करना, आप यही तरीका फॉलो तभी करना जब आपके सर बोलेंगे। लेकिन मैं स्टेटमेंट काटता हूं मेरे बच्चे, आपका दोनों तरीका ठीक है, दोनों तरीका ठीक है। आप ऐसे करेंगे तो भी पूरे मार्क्स मिलेंगे, ऐसे करेंगे तो भी पूरे मार्क्स मिलेंगे, कहीं पे किसी तरीके से आपको दिक्कत नहीं है, है ना। आपको जो मर्जी है वो करें, पूरे मार्क्स मिलेंगे। ये अभी मुझे याद आया, इस सीबीएसई का एक नोटिफिकेशन आ चुका है, तो वो उनका बोर्ड का नोटिफिकेशन है कि दोनों अब ठीक है, आप कुछ भी कर सकते हैं। तो आप ऐसे कर लो, कोई बात नहीं। और वो आपका एक डोनेशन रिसीव किया, वो तो हमारा इनकम माना जाएगा जी, तो बाय डोनेशन, डोनेशन हमने उसको यहाँ पे कितने का था 5,000 का, हमने वो भी ट्रीटमेंट आपको यहाँ पे दिखा दिया। बात समझ आ रही है। ये छोटे छोटे पार्ट में हम ट्रीटमेंट सीख रहे हैं जो पहले ऑलरेडी सीख चुके हैं, तो उन्हीं बातों को मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ। आप समझ रहे हो मैं क्या बोलना चाहता हूँ। सर हाँ आगे बताइए, क्या बताऊँ मैं, क्या बताऊँ। चलो मैं एक काम करता हूँ, आज ना आपको मैं एक और काम करना शुरू करता हूँ। मशीन, बिल्डिंग, फर्नीचर का अकाउंट बनाना सिखाता हूँ। मशीन का, बिल्डिंग का, फर्नीचर का, इन सब का अकाउंट बनाना सिखाता हूँ। सर ये क्यों सिखा रहे हो सर, मशीन, बिल्डिंग, फर्नीचर का अकाउंट क्यों सिखा रहे हो सर, क्यों सिखा रहे हो मेरे बच्चे। ये भी आपके एनपीओ में बनेंगे। जब हम बड़े बड़े क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे वहाँ पर देखेंगे कि एनपीओ जो है उनके एसेट्स बिक रहे हैं, परचेज हो रहे हैं। तो जब एसेट्स बिकेगा तो हम कैसे उसका ट्रीटमेंट करेंगे, परचेज किया तो कैसे ट्रीटमेंट करेंगे। बिल्कुल वैसे ही होता है जैसे हमने 11वीं क्लास में पढ़ा हुआ है। तो मैं कुछ ज़्यादा इस पर जोर नहीं दूंगा, बट ऐसी कोशिश करूंगा कि अगर आप 11वीं क्लास की बातें भूल गए हैं तो मैं उसको यहाँ पे बस रिकॉल करा दूं। हाँ जी बच्चों, एक शॉर्ट ब्रेक वीडियो के बीच में मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो आप लेक्चर स्टडी कर रहे हैं, चाहे मेरे रेगुलर क्लास के लेक्चर हैं, चाहे वो आपका रिवीजन लेक्चर्स है, उन सब का मैंने पीडीएफ मेरे बच्चे मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दिया हुआ है। आप वहां से डाउनलोड करके आप उसे स्टडी कर रहे हैं या कर सकते हैं। लेकिन फिर भी मेरे बच्चे मैं आपको एडवाइस करूंगा कि आप मेरी ये जो बुक है, हार्ड बुक 11th क्लास या 12th क्लास का, आप इसको मंगाए अपने पास। बहुत ही नॉमिनल चार्ज पे मैं आपके घर में इस बुक को डिलीवर करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूं, मैं और मेरी सीओसी टीम। मेरे बच्चे इस बुक को आपके पास रहने से ये फ़ायदा है कि जो भी लेक्चर्स आप मेरे स्टडी कर रहे हैं, चाहे वो आपका रिवीजन लेक्चर हो, चाहे वो आपका जो रेगुलर क्लास के लेक्चर है, उन सबको आप यहाँ पे नोट डाउन कर पाएंगे और एग्ज़ाम के टाइम पे आप बेहतर तरीके से रिवीजन कर सकते हैं। बिलीव कीजिए, चाहे वो आपके टी.एस. गिरवाल जी की बुक हो, चाहे वो डी.के. गोयल जी की बुक हो, उन सब के जो अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट क्वेश्चन हो सकते हैं मैंने यहाँ पे कवर किए हुए हैं। यही नहीं, जो पास्ट ईयर क्वेश्चन एग्जाम में आए हैं या फ्यूचर में जो बन सकता है मेरे बच्चे, उन सबको मैंने कवर किया हुआ है। जिन क्वेश्चंस को मैं आपके रेगुलर क्लास में या रिवीजन लेक्चर में मैं प्रैक्टिस कराता हूँ क्लास के अंदर में, उसका सोल्यूशन मैंने यहाँ पे नहीं दिया है। लेकिन जो क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क के रूप में देता हूँ कि होमवर्क में आपने करना है, उन सबका सोल्यूशन मैंने यहाँ पे दिया हुआ है। आपके एग्जाम में आने वाला एक एक थ्योरी, एक एक प्रैक्टिकल को मेरे बच्चे इस बुक के अंदर में कवर किया गया है। तो मैं चाहूँगा कि इस वीडियो में जो आपका डिस्क्रिप्शन में जो नंबर्स दिख रहे हैं, आप इस पर कॉल करें। मेरी सीओसी टीम आपके घर में नॉमिनल चार्ज पे इन बुक को डिलीवर करने के रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती है। आइए आगे बढ़ते हैं, पढ़ाई करते हैं। ऑल द बेस्ट बच्चे। थैंक यू जी, थैंक यू।
में मेरे बच्चे आपके बुकलेट का क्वेश्चन नंबर आप देखेंगे यहाँ पे 8 नंबर, 8वां क्वेश्चन चेक करें आप क्या बता रहा है। 8 क्वेश्चन, ध्यान देना 8 क्वेश्चन क्या बता रहा है। मिला आपको सर? हाँ सर बताओ बताओ सर, वो हम बचपन की बातें जरा हम भी याद कर लें, हम लोग भूल चुके हैं सर। आओ ना देखते हैं क्या बता रहा है। 8 क्वेश्चन चेक करेंगे। प्रिपेयर फर्नीचर अकाउंट फॉर देयर एंडिंग ऑन 31 मार्च इन द बुक्स ऑफ सोशल क्लब अंडर द फॉलोइंग अल्टरनेटिव केसेज। आपको कहता है कि आप यहाँ पे क्या करें, फर्नीचर अकाउंट बनाइए जो ईयर एंडिंग हो रहा है 31 मार्च 2018 को। केस 1, 2 केस मेरे बच्चे। पहला कहता है कि फर्नीचर आपने एज ऑन 1 अप्रैल 2017 220 का है। फर्नीचर हैविंग ए बुक वैल्यू एज ऑन 1 अप्रैल 2017 20,000 सोल्ड एट ए गेन यानी कि प्रॉफिट ऑफ 20% ऑन 31 दिसंबर 2018। फर्नीचर परचेज ऑन 1 अक्टूबर 2017 1 लाख का, चार्ज डेप्रिसिएशन 10% ऑन फर्नीचर। पता है मैंने आपको कई बार कहा है, मुझे ऐसी बातें जिसमें डेट कई सारे होते हैं मुझे समझ में आता ही नहीं है, तो मैं एक डायग्राम बना लेता हूँ। मेरे बच्चे क्वेश्चन में ईयर एंडिंग 31 मार्च 2018 को हो रहा है, यानी कि इसकी शुरुआत 1 2017 को होगी। कहता है कि आज जो फर्नीचर का बैलेंस है आपके पास यहाँ पे, वो कहता है कि 2,20,000 का अमाउंट है, 220 का। फिर कहता है कि आपने 31 दिसंबर, यहां मेरे बच्चे बहुत ध्यान से डेट ध्यान आना, 31 दिसंबर 2017 को कहता है कि आपने फर्नीचर जिसकी बुक वैल्यू 20,000 थी, एक फर्नीचर जिसकी बुक में वैल्यू कब जी, ऑन 1 अप्रैल 2017, मतलब जिसकी वैल्यू यहां पे कितने की थी आपका 20,000 की। कहता है कि सोल्ड कर दिया आपने, उसको सोल्ड कर दिया आपका एट प्रॉफिट ऑफ 20%। मैं अभी, आप दिमाग मत लगाना, मैं सारी बातें समझाऊंगा, बस मेरी बात सुनो क्या निकल के आता है। हमने यहाँ पे क्या क्या बेच दिया मेरे बच्चे, ठीक है ना। अच्छा आगे पढ़ना। फर्नीचर परचेज ऑन 1 अक्टूबर 2017, यहाँ कहीं पे 1 अक्टूबर 2017 को हमने एडिशनल फर्नीचर परचेज किया है, एडिशनल फर्नीचर हमने परचेज किया है, और ये एडिशनल फर्नीचर जो आपको मिला है वो कहता है कि 1 लाख रुपए का है, 1 लाख हमने परचेज किया मेरे बच्चे। और वो कहता है कि डेप्रिसिएशन जो आपको चार्ज करना है, डेप्रिसिएशन वो 10% पर एनम के हिसाब से आपको चार्ज करना, ठीक है ना। ये क्वेश्चन आपका है, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। आप मेरी बात सुनो, यहाँ पे मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ मेरे बच्चे, फर्नीचर अकाउंट कैसे बनाया करते थे बचपन में। जब हम छोटे छोटे बच्चे थे तो हमारे छोटे छोटे सर ने सिखाया था ये फर्नीचर अकाउंट बनाना, वही अकाउंट में आपको दोबारा दिखा रहा हूँ ये कैसे बनेगा। ये देखो आप यहाँ पे, ये देखो जरा बताओ, फर्नीचर का ओपनिंग बैलेंस यानी कि 2 बैलेंस बीडी, 2 बैलेंस बीडी जो आपका वो कितने का बता रहा है, 2,20,000, 2,20,000 रुपए का, ठीक है ना। ये हमने लिख दिया आपका ओपनिंग। आप जानते हैं कि फर्नीचर आपका एसेट्स है, दुनिया में जितने भी एसेट्स होते हैं दे ऑलवेज हैव डेबिट बैलेंस, उन सबका ओपनिंग बैलेंस डेबिट में होता है। और मेरे बच्चे जिसका ओपनिंग बैलेंस डेबिट में, उनका बढ़ना हम और डेबिट करते हैं और घटना हम क्रेडिट करते हैं। मतलब फर्नीचर जो हमारा एसेट्स है, अगर वो बढ़ेगा तो डेबिट करेंगे, घटेगा तो क्रेडिट करेंगे। देखो ना, आपने 1 लाख का फर्नीचर परचेज किया, ये मानते हुए कि हमने पेमेंट बैंक से किया होगा, क्योंकि मेरे बच्चे बड़े बड़े पेमेंट सारे बैंक से होते हैं, सारे बैंक से। आप जब थोड़े बड़े हो जाओगे ना तो आप पढ़ोगे इनकम टैक्स, वहाँ पढ़ाया जाएगा कि 10,000 से ऊपर का पेमेंट करना कैश में अलाउड ही नहीं है। खैर वो अभी आपके लिए मतलब नहीं बनता, आप तो छोटे बच्चे हैं, आप 2 बैंक या 2 कैश कुछ भी लिख सकते हैं, बट एक्चुअली मैं बता रहा हूँ जो होता है। इसलिए हमने क्या किया, थोड़ा बड़ा बनते हुए स्टार्टिंग से हमने बोल दिया बैंक से पेमेंट किया होगा, यानी कि 1 लाख का। सुनो, समय आगे चला मेरे बच्चे, चलते चलते 31 दिसंबर आया। अरे कहता है कि इस 220 में से, ध्यान से सुनना, इस 220 में से जो आपका 20,000 का, ये 20,000 रुपये वैल्यू कब बता रहा है, 1/4/2017, यानी कि यहाँ पे इसमें से जो 20,000 का उसको हमने बेच दिया, और कहता है कि एट ए प्रॉफिट ऑफ 20%। ध्यान रखना, मैं आपको बता दूं, जब कोई एसेट्स हम बेचते हैं तो उसकी जितनी वैल्यू इसमें मिली हुई होती है उस वैल्यू को हमें माइनस करना होता है, हमें हटाना होता है, क्योंकि बिक गया हुआ आपका। अब देखो मैं कैसे करूंगा मेरे बच्चे, आप यहाँ पे, मैं बस बचपन की बातें याद दिला रहा हूँ। वर्किंग नोट्स नंबर 1 में आइए, हम जरा चेक करें यहाँ पे कंप्यूटेशन ऑफ
क्या प्रॉफिट हुआ और लॉस हुआ, प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर। जो फर्नीचर हमने बेच दिया है, उस फर्नीचर को बेचने पे हमें क्या घाटा क्या फायदा हुआ, हम उसको पता कर रहे हैं। देखो ये कैसे पता किया जाएगा। पहले जो भी एसेट्स बिका है उसका बुक वैल्यू पता करो। बुक वैल्यू ऑन यहाँ पे फर्स्ट फॉर 2017 कितने का है जी, वो 20,000 का। मेरे बच्चे जो बिक गया वो यहाँ पे कितने का था, 20 का। हमेशा याद रखना, कोई भी एसेट्स अगर बेचता हूं तो जितनी वैल्यू इसमें मिली हुई है वो वैल्यू हमें माइनस करना होता है। इसलिए पहले इसमें मिली हुई वैल्यू 20 को हमने वहां पर लिख दिया, क्योंकि हमने इस फर्नीचर को 9 महीने यूज किया है। ये देखो 9 मंथ्स, अप्रैल से लेकर दिसंबर। तो हमारा अकाउंट्स कहता है कि आप इसमें डेप्रिसिएशन चार्ज करो, डेप्रिसिएशन यहाँ चार्ज करो अप टू डेट ऑफ सेल। जितने समय आपने यूज किया उतने समय का डेप्रिसिएशन। तो मेरे बच्चे 20,000 पे आपका 10% के हिसाब से और 9 मंथ्स का हम यहाँ पे निकालते हैं। वो कितना निकल गया, 1500 का अमाउंट, 1500 रुपये। मेरे बच्चे इस डेप्रिसिएशन को माइनस करके जो वैल्यू बचता है 18,500, दिस वैल्यू इज कॉल्ड बुक वैल्यू। बुक वैल्यू ऑन डेट ऑफ सेल। जब हमने बेचा उस समय उसकी वैल्यू कितने की, 18,500 रुपये। ऑन द डेट ऑफ सेल, जब हम बेचते हैं उस दिन कितनी वैल्यू वो निकालते हैं और फिर देखते हैं कि बेचना प्रॉफिट पे हुआ कि लॉस पे, प्रॉफिट पे। तो मेरे बच्चे हम यहाँ पे क्या करेंगे, प्रॉफिट को ऐड कर देंगे। और ध्यान है ये 20% प्रॉफिट इसका ऐड किया जाएगा। आज जो वैल्यू हमारे पास है ना, हम उस पे प्रॉफिट या लॉस निकालते हैं। तो 20% का प्रॉफिट जरा बताओ कितना हो गया, 18,500 का। 18,500 का अगर मैं यहाँ पे 20% निकालूं तो 3,700 रुपीज़ का आपका प्रॉफिट निकल गया। इसका मतलब कि आपने जो सोल्ड किया है, जो बेचा होगा, सोल्ड फॉर कितना जी, ये प्लस ये, यानी कि 22,200 रुपये आपका। ठीक है ना। ये 22,200 में आपने क्या किया, इस एसेट्स को बेचा है मेरे बच्चे। अब मैं इसकी एंट्री दिखाता हूं। देखो हम एंट्री कैसे करते हैं। आप यहां लिखो कब बेचा, 31 दिसंबर को। 31 दिसंबर को 2017 में। मैं डेट सबका लिख दूं। ये डेट कब का था जी, इट वाज ऑन 1st for 2017, इट वाज ऑन 1st October 2017 एंड इट्स हैपनिंग ऑन 31 दिसंबर। आप कहना एक तो बाय डेप्रिसिएशन, बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। जरा बताओ आपने इसमें से जो एसेट्स बेच दिया उस पे डेप्रिसिएशन कितना चार्ज किया, 1500, 1500 रुपये। फिर लिखना बाय बैंक अकाउंट, मतलब वो बिका कितने में, आपने बेचा कितने में है, 22,200 में आपका। जरा बताओ बेचने पे लॉस हुआ कि प्रॉफिट हुआ, सर प्रॉफिट हुआ। मेरे बच्चे उस प्रॉफिट को आप यहाँ रिकॉर्ड करेंगे टू आपका प्रॉफिट ऑन सेल। आप प्रॉफिट ऑन सेल लिख सकते हैं। कितने का फायदा हुआ, आपका 37 का। आप प्रॉफिट ऑन सेल लिख दो, या फिर आप ध्यान रखना यहाँ पे जो प्रॉफिट ऑन सेल का अमाउंट है, या अच्छा वर्ड पता क्या रहेगा जब आप बड़े हो चुके हैं, क्योंकि ये अमाउंट हमें ट्रांसफर करना है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, है ना। एनपीओ क्या बनाता है, इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो उसमें दिखा देना कि ये प्रॉफिट ऑन सेल, ब्रैकेट में कि प्रॉफिट ऑन सेल ट्रांसफर कर रहा हूँ। ठीक है ना, ये एंट्री आपकी हो गई। अब मैं आपको कुछ समझाना चाहता हूँ, जरा सुनो ध्यान से। मैं रेड पेन उठा लेता हूँ, मार्कर मतलब मैं आपको बताऊं। मेरे बच्चे अगर आप इसमें से कोई एसेट्स बेचते हो तो जितनी वैल्यू उसकी इसमें मिली हुई है, कितनी वैल्यू मिली हुई है, 20,000, इसमें से 20,000 आपको इस साइड माइनस करना पड़ेगा, मतलब उसको हटाना पड़ेगा। जरा चेक करो 20 कैसे हटाऊंगा, तो जितना यूज किया बाय डेप्रिसिएशन, जितने में बिक गया बाय बैंक। अब जरा इन दोनों को ऐड करके देखो, इन दोनों को, क्या ये 20,000 है, क्योंकि हमें तो बस 20 माइनस करना था। जो एसेट्स बिक गया उसकी वैल्यू इसमें 20 मिला हुआ है, तो मुझे 20 माइनस करना था। लेकिन ये 20 से कहीं ज़्यादा हो गया, ये हमने 20 से कहीं ज़्यादा कितना माइनस कर दिया, ये 23,700 माइनस कर दिया। बच्चे जहाँ पे 20 माइनस करना था वहाँ पे हम 23,700 रुपये माइनस कर चुके हैं। तो पता मैं क्या करूँगा कि कितना ज़्यादा माइनस कर दिया, जरा बताओ 20,000 से कितना ज़्यादा, 3,700, 3,700 रुपये। तो वो 37 हमने क्या किया, इस साइड लिख दिया, ताकि 23,700
-37 अल्टीमेटली कितना रह जाए, 20,000 रुपए का अमाउंट। इन शॉर्ट में आपको सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि अगर कोई एसेट्स बिकता है तो उसकी वैल्यू आप इस साइड माइनस करोगे। एक तो बाय डेप्रिसिएशन जितना यूज किया, बाय बैंक जितने में बेचा, अगर लॉस ऑन सेल होता तो मैं इस साइड लिखता 20,000 बनाने के लिए, और अगर प्रॉफिट हो गया तो इस साइड जाएगा आपका 20,000 बनाने के लिए, क्योंकि 20 से ज़्यादा की एंट्री नहीं कर सकते। ये इसका मतलब मेरे बच्चे, अभी और भी क्वेश्चन में कराऊंगा बट कोई बात नहीं। ये सब बच्चे पता नहीं इसमें क्यों परेशान होते हैं, जबकि हमें पता है कि कोई एसेट्स बिक गया उसकी वैल्यू माइनस करना, अगर ज़्यादा माइनस हो गया तो हम उसको रिवर्स कर देंगे। यानी कि इन शॉर्ट लॉस होगा तो बाय इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट, प्रॉफिट हुआ तो टू इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट। ये मैंने क्वेश्चन नंबर 8 का केस नंबर 1 कराया है आपको। इट वाज केस नंबर 1। 2 केसेज यहाँ पे आपके लिए। मिटा दो इसको सर, हाँ लो मैं इसको मिटा देता हूँ। और मेरे बच्चे मैं केस नंबर 2 अब आपको दिखाता हूँ। आप शायद मेरे मंत्र को समझ रहे होंगे। डायग्राम यहाँ पे मंत्र है, डायग्राम को दिमाग में बैठा लो, जहाँ पे डेट्स बहुत सारे होते हैं, कॉन्सेप्ट अपने आप क्लियर होते चले जाएंगे। लो मैं इसको मिटाता हूँ, लो मैं इसको मिटाता हूँ, ये लो मैं अगले क्वेश्चन में लेकर आता हूँ मेरे बच्चे। आप इसका केस नंबर 2 देखिए क्या बता रहा है। केस नंबर 2 तो आप 8 क्वेश्चन का ही केस नंबर 2 आप सॉल्व कर रहे हैं। कहता है कि फर्नीचर, मैं डायग्राम बनाते चलो क्योंकि डायग्राम यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। 31 मार्च 2018 और ये आपका 31 मार्च 2017। मेरे बच्चे आज फर्नीचर की जो बुक में वैल्यू है, बुक वैल्यू इस क्वेश्चन में कहता है कि वो 4,40,000 है। अब ध्यान से क्वेश्चन पढ़ें। फिर कहता है कि फर्नीचर जिसकी बुक वैल्यू आपका 40,000 थी, सोल्ड एट ए लॉस ऑफ 20% ऑन 31 दिसंबर। लो 31 दिसंबर 2017 को जिसकी बुक वैल्यू ऑन 1/4/2017 यानी कि यहाँ पे कितने की थी जी, कहता है कि आपका 40,000 का, और ये सोल्ड हो गया मेरे बच्चे एट लॉस ऑफ 20%। पिछले वाले में प्रॉफिट था, इस बार लॉस है। फर्नीचर कहता है कि 10% से डेप्रिशिएट करना है, और कहता है कि फर्नीचर कॉस्टिंग 3 lakhs वाज परचेज्ड ऑन 1 अक्टूबर। तो यहाँ कहीं पे 1 अक्टूबर 2017 को आपने एडिशन किया है, नया फर्नीचर परचेज किया है, वो कितने का है जी, 3 lakhs रुपीज़ का, 3 lakhs का है ना। बोलता बताओ वही क्वेश्चन है, वही क्वेश्चन है, बट यहाँ पे लॉस आ गया तो कोई बात नहीं, बातें क्लियर हो जाएंगी ना। जो बातें वहां पे मैं समझा रहा था कि लॉस होगा तो ये करना, प्रॉफिट तो ये, वहां पे यहाँ पे क्लियर हो जाएगी मेरे बच्चे। लैंग्वेज से ज़्यादा अच्छे, मतलब माफ़ कीजिए, बोलने से ज़्यादा अच्छा वर्ड होता है शब्दों को लिख के दिखाना। अगर वो शब्द मैं लिख के दिखा दूँ तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। उसी प्रोसेस में मैं यहाँ पे आपके लिए बनाता हूँ फर्नीचर अकाउंट। आप देखो क्या मस्त हैंड राइटिंग मैं आपको अपनी दिखाऊंगा। पता है जब मैं बहुत उदास रहता हूँ ना, बहुत उदास, जब दिल हम करता है मेरे बच्चे, तो उस समय ना मैं बहुत अच्छी हैंड राइटिंग में लिखता हूँ। आप समझो मैं आज कितना उदास हूँ, आज मैं कितना उदास हूँ, मुझे खुद नहीं समझ में आ रहा है आखिर क्यों ऐसा हो रहा है, लेकिन उदासी अंदर अंदर छाया जा रही है। लग रहा है बच्चे दुनिया जो है ना नीरस हो चुका है, कोई भी मेरा अपना नहीं है, कोई भी मेरा अपना नहीं है, सच बता रहा हूँ। पता नहीं ऐसी फीलिंग क्यों आ रही है। ये कैमरा बेचारा मेरे सामने खड़े होकर टुकुर टुकुर मुझे देखे जा रहा है, लेकिन ये भी मुझसे बात नहीं कर रहा है, ये भी मुझसे बात नहीं कर रहा है। आज पता नहीं ऐसी क्यों बेचैनी है। खैर छोड़ो ना, आपको क्या फ़र्क पड़ता है, आप बस अपना फर्नीचर अकाउंट बनाओ। ये लो 1/4/2017। आपको मेरे दुख से क्या फ़र्क पड़ता है, मेरे दर्द से क्या फ़र्क पड़ता है, जरा बताओ। आपको तो अपना बस फर्नीचर अकाउंट सीखना। लो 440 लिख दिया मेरे बच्चे। 1 अक्टूबर 2017 को टू बैंक अकाउंट, हमने नया मशीन इस बार 3 lakhs का लिया है, ये लिखा हमने। अरे 31 दिसंबर 2017 को हमने क्या किया, एक फर्नीचर जो इसमें कितने का है, 40,000 का, उसको हमने बेच दिया। मेरे बच्चे हमारा कर्तव्य बनता है कि इसमें से 40,000 हटाऊं, और हटाने के लिए एंट्री क्या होगा जी, बाय डेप्रिसिएशन। जितने समय हमने उसको यूज किया उतने समय का डेप्रिसिएशन। बाय बैंक जितने में हमने बेच दिया, बाय बैंक, और क्योंकि इस बार लॉस हुआ है तो लॉस इस साइड आपका बाय इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। मेरे बच्चे हमारा मोटिव सिर्फ एक है,
ये लॉस ऑन सेल। हमारा मोटिव एक ही है कि बस इस तीनों को मिलाकर इसमें से 40,000 जितने का था वो मैं माइनस कर दूं और मैं आपको यहाँ पे वर्किंग नोट्स में दिखाऊं कि क्या होने वाला है। लिखो ना, बुक वैल्यू ऑफ सोल्ड फर्नीचर, जो फर्नीचर बिक गया उसकी बुक वैल्यू मेरे बच्चे एज ऑन कब 1/4/2017, मतलब साल के स्टार्टिंग में। जरा बताओ यहाँ कितने का था, 40,000। लिखो पहले यहाँ पे 40,000। फिर आप हमेशा इसमें माइनस करेंगे डेप्रिसिएशन अप टू डेट ऑफ सेल, जितने समय आपने उसको यूज किया उतने समय का डेप्रिसिएशन। तो 40,000 का हमारा एसेट्स है मेरे बच्चे। रेट ऑफ डेप्रिसिएशन वो कहता है कि 10% है, और देखो ना 9 मंथ्स आपने उसको यूज किया है, 9/12, तो आपका यहाँ पे कितना आ गया, आई थिंक 3,000 का डेप्रिसिएशन आ गया, 3,000। इसका मतलब उस एसेट की जो बुक वैल्यू बच गई, बुक वैल्यू कब, ऑन डेट ऑफ सेल, जब बेचा उस समय वो कितने का था, 37,000 का। और मेरे प्यारे बच्चों ये बिका है लॉस पे, तो जरा देखो लॉस ऑन सेल आपको कितना हुआ है, कहता है कि 20% का हमेशा इसका निकाला जाएगा। आज जो वैल्यू है उसका 20%, अगर कुछ साफ साफ नहीं बोलता है तो हमेशा हम इस पे निकालते हैं, तो 7,400। तो जरा बताओ कितना निकल के आ गया, लॉस इतना हुआ, माइनस करके निकल के आ जाएगा सोल्ड फॉर, कितने बिका आपका, ये आया 29,600 रुपीज़ का अमाउंट आपका, 29,600। 29,600 rupees is the value at the price at which we have sold this furniture to the customers आपका, ठीक है ना, इतने में बिक गया। तो आओ ना, डेप्रिसिएशन कितना, 3,000। बिका कितने में है, बाई बैंक 29,600। और जरा बताओ लॉस कितने का हो गया, 7,400 का। लेकिन जरा तीनों ऐड करके बताओ अमाउंट कितना बन गया, 3,000 प्लस 29,600 और प्लस आपका 7,400। मेरे बच्चे तीनों मिलके बन गया 40,000, यानी कि जो एसेट्स बिक गया उसकी वैल्यू हमने क्या किया, इसमें से माइनस किया। यही ब्रह्मा जी कहते हैं, यही विष्णु जी कहते हैं, यही महेश जी कहते हैं, यही हमारे सारे भगवान, सारे धर्म जो हैं, मस्जिद वाले भगवान, चाहे वो गुरुद्वारा वाले भगवान, चाहे चर्च वाले भगवान, चाहे हमारे मंदिर वाले भगवान, सब यही कहते हैं मेरे बच्चे, सब यही कहते हैं कि अगर कोई एसेट्स बिक गया तो उसकी जितनी वैल्यू इसमें मिली हुई है आपको वो वैल्यू माइनस करना होता है। जितना यूज किया बाय डेप्रिसिएशन, जितने में बिका बाय बैंक, लॉस हुआ तो बाय इनकम एक्सपेंडिचर, प्रॉफिट होता तो इनकम एक्सपेंडिचर, ताकि नेट अमाउंट उतने से निकल के आ जाए। क्या दिक्कत है जरा बताओ इसमें। और मेरे बच्चे 31 दिसंबर को यहाँ पे बाय बैलेंस सीडी जो बच गया, शायद पिछले वाले क्वेश्चन में हमने बाय बैलेंस सीडी नहीं लिखा था क्या, नहीं सर, तो कोई बात नहीं, आप लिख लेना वहाँ पर भी। ये 740 देख रहे हो कैसे, 440 प्लस 3 740 में बिक गया, वो कितने का है, 40 का। तो 740 में 40 बिक गया तो कितने का बच गया, 7 लाख। आप चेक कर लो, यही आपका बैलेंसिंग फिगर निकल के आ जाएगा, 7 लाख का अमाउंट आपका। ये भी काम खत्म किया, ये भी काम खत्म किया हमने। एक मिनट में गलत किया मेरे बच्चे, गलत किया, माफ कीजिए। पिछले वाले क्वेश्चन में भी जल्दबाजी कर दिया था, यहाँ भी जल्दबाजी कर रहा हूँ। मत करो ऐसा काम, मत करना, जल्दबाजी नहीं करना मेरे बच्चे, नहीं करना। अरे हमें अभी साल के एंड में डेप्रिसिएशन भी तो चार्ज करना है। अरे साल के एंड में जो एसेट्स बच गए उन पे भी तो डेप्रिसिएशन चार्ज किया जाएगा। मैंने जोश में आके पिछले वाले क्वेश्चन में वो नहीं कराया था, आप कर लेना, वहाँ भी ऐसे डेप्रिसिएशन चार्ज किया जाएगा। और डेप्रिसिएशन देखो कैसे चार्ज किया जाएगा, क्योंकि ये तो वो है ना बच्चे जो बिक गया, अब साल के एंड में भी तो चार्ज करूँगा। तो मैं यहाँ पे आपका वर्किंग नोट्स नंबर 2, टोटल डेप्रिसिएशन, आज पता नहीं मैं उदास में क्यों गलती कर गया। वो लेक्चर दे रहा था ना भाषण में कि बड़ा उदास हूँ, उसी चक्कर में मैंने जानबूझ की गलती कर दी। अब झूठी बात नहीं करूँगा, मैं उदास कभी नहीं होता मेरे बच्चे, मैं हमेशा खुश रहता हूँ, हमेशा मैं पॉजिटिव सोचता हूँ, मुझे उदास रहना नहीं आता। टोटल डेप्रिसिएशन चार्ज्ड ऑन 31 मार्च 2018 को, देखो मैं कैसे चार्ज करूँगा। एक तो ओल्ड वाला और एक न्यू वाला। यहाँ देखो 440 में जो बीच में ही बिक गया वो 40,000 का था, तो 440 में 40 हटा दो, कितना बच गया आपका, बाकी 4 लाख का अमाउंट है ना बच्चे।
440 में से 40 तो बिक गया, तो बाकी जो 4 लाख है वो तो पूरे साल यूज किया। उस 4 लाख पे 10% फॉर द होल ईयर 40,000 का डेप्रिसिएशन। और वो जो नया वाला हमने लिया था 3 लाख का, इस पे भी 10% का डेप्रिसिएशन। लेकिन मेरे बच्चे ये हमने 1 अक्टूबर को लिया था, तो अक्टूबर से 31 मार्च 6 महीने का डेप्रिसिएशन। जितने समय हमने यूज किया वी चार्ज डेप्रिसिएशन ओनली फॉर दैट मंथ्स, तो यानी कि 6 मंथ्स का कितना आ गया जी यहाँ पे, तो ये आ गया 15,000। यानी कि हमें यहाँ पे 55,000 का डेप्रिसिएशन चार्ज करना होगा, और वो लिखा हमने 55,000, है ना। माफ़ करना, पिछले वाले क्वेश्चन में भी सही कर लेना बच्चे। और आपका फिर आएगा बाई बैलेंस सीडी, बाई बैलेंस सीडी जो बच जाएगा, तो 7 माइनस 6,45,000 का ये आपका आ गया बैलेंसिंग फिगर। लीजिए, हमने ये आपको बता दिया। मैं अब आज के बाद कभी उदास नहीं होऊंगा, ना उदास होने की नाटक करूंगा, क्योंकि आप जानते हैं कि उदास होने से हमारे अकाउंटेंसी पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ने वाला। मेरे बच्चे, ये भी क्वेश्चन ख़त्म किया। 8वां क्वेश्चन भी हमारा हो गया। सॉरी, कौन सा जी, हाँ 8वां क्वेश्चन भी हमने कर लिया। मैं कुछ और देखूं क्या, कुछ और देखूं सर, बताओ ना क्या। मुझे समझ में नहीं आ रहा कौन सा कराऊं, बट चलो कोई बात नहीं, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं हम लोग, एक क्वेश्चन और, फिर तो आप बड़े आराम से कर जाएंगे। आप जरा आइए क्वेश्चन नंबर 9 के पास मेरे बच्चे। 9 क्वेश्चन, 9, ये सब्सक्रिप्शन को लेकर एक आपका पॉइंट है जो मैं आपको समझाना चाहता हूं। ऐसे सब्सक्रिप्शन में क्या मस्त मस्त पॉइंट हम लोगों ने कर लिए हैं, क्या मस्त मस्त पॉइंट। आपको याद होगा हमने कितने सारे क्वेश्चन, मैंने तो पूरी लगभग एक क्लास ही गुजार दी थी आपके साथ, 2 घंटे की 2.5 घंटे की सब्सक्रिप्शन के ऊपर में। एक एक केस को मैंने समझाया था कि मेरे पास जो फीस आ रहा है, वो फीस यानी कि जो इनकम है मेरे बच्चे, वो इनकम तब एज्यूम करते हैं वंस वी हैव रेंडर्ड द सर्विसेज। सर्विसेज रेंडर हो चुका तो इनकम हो चुका है, पैसा अभी आए बाद में, पहले क्या फ़र्क पड़ता है, क्या फ़र्क पड़ता है। देखो ना 9th क्वेश्चन क्या बता रहा है, वो कहता है कि फ्रॉम द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट ऑफ द रिसिट्स एंड पेमेंट अकाउंट एंड एडिशनल इन्फॉर्मेशन कंप्यूट इनकम फ्रॉम सब्सक्रिप्शन फॉर देयर एंडिंग ऑन 31 मार्च 2018 एंड शो इट्स इन द फाइनल अकाउंट ऑफ द क्लब। फाइनल अकाउंट में कैसे दिखाएंगे, मतलब आपका इनकम एक्सपेंडिचर बैलेंस शीट में। कहता है रिसिट्स में, ध्यान देना, सब्सक्रिप्शन के नाम पे 1 लाख रुपये आपने रिसीव किया है। चेक कीजिए, सब्सक्रिप्शन के नाम पे कहता है कि 1 लाख हमने रिसीव किया है, और इन्फॉर्मेशन आपको बता रहा है वहाँ पे कि एक तो आपका पिछले साल का सब्सक्रिप्शन जो आउटस्टैंडिंग है, और इस साल के एंड में एडवांस जो पिछले साल रिसीव किया था और जो इस साल रिसीव किया। बोलता है बताओ क्या करेंगे। आओ ना मैं आपको दिखाऊँ यहाँ पे। पहले तो आप एक काम करना, सॉल्यूशन कर रहे हैं आप क्वेश्चन नंबर 9 का, बहुत छोटा सा, क्योंकि एक ही नाम लिखना है। आप बनाइए इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट आप बना रहे हैं मेरे बच्चे फॉर द ईयर, फॉर द ईयर यानी कि जो साल एंड हो रहा, फॉर द ईयर आपका यहाँ पे एंडेड ऑन कब जी, 31 मार्च 2018, इस साल का। एक ही लाइन छोड़ना इसमें छोटा सा, क्योंकि बस हमें यहाँ पे लिख देना है कि सब्सक्रिप्शन के नाम पे हमारा इनकम कितना आया है, सब्सक्रिप्शन के नाम पे। मेरे बच्चे 2 बैलेंस शीट बनाऊंगा, एक बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2017 यानी कि पिछले साल का बैलेंस शीट, एक पिछले साल का बैलेंस शीट बनाएंगे आप यहाँ पे, और एक बैलेंस शीट आप मेरे साथ बनाएंगे इस साल के एंड का, यानी कि बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2018, है ना। कोई भी ईयर हो, हमें क्या फ़र्क पड़ता है, कॉन्सेप्ट तो ऐसे ही चलने हैं। अब देखो क्या काम करूँगा, ये देखो आप, मेरी आदत है, और आपको मेरी आदत पहले से पता है कि पहले मैं बैलेंस शीट की बातें लिखता हूँ। जब 2 बैलेंस शीट एक साथ बनाने हो तो मेरे बच्चे पिछले साल जो सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग था, मतलब जो हमें रिसीव करना था, है ना, जो रिसीव करना था, आउटस्टैंडिंग एक्रूड दोनों का मीनिंग सेम होता है, वो इनकम के साथ तो हमें रिसीव करना था 20,000 पिछले साल। और मेरे बच्चे पिछले साल जो हमने एडवांस रिसीव किया था, इट वाज आवर लायबिलिटी, एडवांस सब्सक्रिप्शन, ये हमारा पिछले साल का लायबिलिटी था मेरे बच्चे। ये कहता है आपका 30,000 का अमाउंट, 30,000 रुपये। इस साल के एंड में कहता है कि जो आउटस्टैंडिंग है इस साल, जो अभी बकाया, जिनको मैंने पढ़ाया लेकिन अभी पैसे मैंने रिसीव नहीं किए, वो कहता है इस साल जो है आपका वो 30,000। और इस साल जो हमने एडवांस रिसीव किया है, इस साल जो हमने एडवांस सब्सक्रिप्शन रिसीव किया है मेरे बच्चे, वो कहता है कि आपका 20,000, गलत लिखा,
सर हाँ, ये सर यहाँ पे 40,000 है आउटस्टैंडिंग इस साल का, और आपका इस साल का एडवांस कितना, 20,000। ठीक है मेरे बच्चे, सिर्फ ये बता देना है कि हमारा इस बार का इनकम कितना है। आप देखो ना, मैं वर्किंग नोट्स में एग्जामिनर को समझाऊंगा, मैं यहाँ पे गंदा नहीं करूंगा। अक्सर लोग यहाँ करते हैं, आप यहाँ कर सकते हो, मैं वर्किंग नोट समझाऊंगा। लिख रहे हैं कंप्यूटेशन ऑफ सब्सक्रिप्शन, कंप्यूटेशन ऑफ सब्सक्रिप्शन ब्रैकेट में इनकम, मतलब ये इनकम निकाल रहा हूं फॉर करंट ईयर। मेरे बच्चे, करंट ईयर का हमारा इनकम कितना होगा, याद रखना रिसीविंग से मतलब नहीं है। जब हम बात इनकम का करते हैं तो रिसीविंग से मतलब नहीं है। इस साल मैंने कितने बच्चों को पढ़ाया, बस वही आपको पता करना है। देखो ना, आप जरा रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट देख के बताओ कि सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन कैश ड्यूरिंग करंट ईयर, या अच्छा वर्ड देता हूं, अच्छा वर्ड, माफ कीजिए, अच्छा वर्ड कहता है कि टोटल कैश, अच्छा वर्ड रहेगा और क्लियरिटी आ जाएगी। टोटल कैश रिसीव्ड फॉर सब्सक्रिप्शन, मतलब सब्सक्रिप्शन नहीं, सब्सक्रिप्शन के नाम पे जो टोटल कैश रिसीव किया, टोटल कैश रिसीव फॉर सब्सक्रिप्शन ड्यूरिंग करंट ईयर। जरा मुझे बताओ, करंट ईयर में सब्सक्रिप्शन के नाम पे कितना कैश रिसीव हुआ है? सब्सक्रिप्शन के नाम पे टोटल कैश कितना है जी? 1 लाख रुपए, 1 लाख रुपए। मेरे बच्चे, इस साल आप लोगों ने मुझे 1 लाख रुपए का पेमेंट किया, कैश जो मेरे पास आया 1 लाख। मुझे सिर्फ ये देखना है कि इसमें से मेरा इस साल का इनकम कितना है। जरा बताओ, रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट में क्या ये बता रहा है क्या कि इस 1 लाख में पिछले साल का कितना है, इस साल का या अगले साल का? नहीं सर, ये नहीं बता रहा है। अगर ये ना बताए मेरे बच्चे, तो सब कुछ जो पिछले और अगले साल का होगा वो सब इसमें मिला हुआ है। मैंने ऐसा क्वेश्चन पहले कराया है, मैं आपको समझा रहा हूं, ध्यान देना क्या करूंगा। ये देखो, आप हमने 1 लाख रिसीव किया, मेरी बात सुनो ध्यान से, मैं क्या बोल रहा हूं। ये देखो, पिछले साल का बकाया था 20,000, पिछले साल का बकाया था। इन बच्चों को मैंने कब पढ़ाया होगा? जो पिछले साल बकाया था, इन बच्चों को कब पढ़ाया? पिछले साल। इनकम कब माना? पिछले साल। लेकिन पैसा पिछले साल नहीं आया था। मेरे बच्चे, जब तक साफ साफ ना बताए तो हम ये मानेंगे, एज्यूम करेंगे कि ये पैसा इस बार आ चुका है, यानी कि इसमें मिला हुआ है। तो इस 1 लाख में ये जो 20,000 रुपये मिला हुआ है मेरे बच्चे, वो इस साल का इनकम नहीं है, वो पिछले साल का इनकम था। मैं उसको यहां से हटा दूंगा, यानी कि मैं आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, ये जो आपका ओपनिंग वाला है, मतलब लास्ट ईयर वाला, उसको मैं क्या करूंगा? हटा दूंगा, क्योंकि पिछले साल ही इनकम मान लिया गया था, पिछले साल ही मैंने बच्चों को पढ़ा दिया था। बस वो पैसा इस बार आया होगा। सर ये कहाँ लिखा कि पैसा आ गया? मेरे बच्चे, इसी पे चैप्टर टिका हुआ है। कुछ मैं ना बताऊं तो पिछले साल का पैसा इस बार आ गया, तो वो पैसा आ चुका होगा, मैं हटा दूंगा। उसी तरीके से एंड में जो बकाया है, जरा बताओ, इस साल के एंड में जो बकाया, इनको कब पढ़ाया मैंने? इस साल पढ़ाया। पैसा आया नहीं आया तो क्या इनकम नहीं मानूंगा? मेरे बच्चे, ये तो वो है जिन्होंने पैसा पे कर दिया। ये 40 वो है जिनको पढ़ाया लेकिन पैसा नहीं आया, वो भी मेरा इस बार का इनकम है। तो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन जो आपका एंड में है, उसको मैं यहाँ पे ऐड कर दूंगा। कितना जी? 40,000 का अमाउंट, 40,000 रुपये ऐड कर दिया। समझो मेरी बात ना, मैं कुछ भी नहीं रटा रहा आपको कि बाकी बच्चे जो सीखेंगे यार ओपनिंग वाला प्लस करो, क्लोजिंग वाला नहीं सीखना है। ऐसे बातें मुझे नहीं सीखना है। मुझे बड़ा होके मुझे चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट बनना है, कंपनी सेक्रेटरी, जिसको अब चार्टर्ड सेक्रेटरी बोलते हैं, वो बनना है। तो हम फिर क्यों रटाफिकेशन करें, क्यों नहीं कॉन्सेप्ट पे जाए, जबकि बहुत सिंपल बातें हैं। उसी तरीके से मेरे बच्चे, ये 30,000 रुपये एडवांस पिछले साल आ गया था, पिछले साल, इस साल नहीं। ये तो इस साल का है वो पैसा है। ये 30,000 एडवांस पिछले साल आ गया था, लेकिन उन बच्चों को मैंने पिछले साल नहीं पढ़ाया था, उन बच्चों को इस साल पढ़ाया। मेरे बच्चे, इस साल इनकम माना जाएगा। ये 30,000 जो पिछले साल एडवांस आ गया था, ये पिछले साल मेरी लायबिलिटी थी। देखो लायबिलिटी साइड दिखाया था, लेकिन इन बच्चों को मैंने पढ़ा दिया इस बार, तो मैं इस बार क्या करूंगा? इनकम मानूंगा, यानी कि एडवांस सब्सक्रिप्शन।
ये जो आपका ओपनिंग यानी कि जो लास्ट ईयर का है वो इस बार मैंने उनको पढ़ा दिया होगा, ये मानते हुए इस 30,000 को ऐड कर दूंगा। और मेरे बच्चे ये देखो इस साल भी एडवांस 20,000 रुपये, यानी कि जितना हमने 1 लाख रुपीज़ रिसीव किया है इसमें 20,000 एडवांस वी हैव रिसीव फॉर द नेक्स्ट ईयर। मतलब सर्विसेज आई हैव नॉट रेंडर्ड, मैंने उन बच्चों को पढ़ाया नहीं है बट पैसा रिसीव कर लिया है, वो इस बार का इनकम नहीं है, तो मैं इसमें माइनस कर दूंगा एडवांस सब्सक्रिप्शन आपका एंड वाला। जरा बताओ कितना आपका बता रहा जी, एडवांस एंड में 20,000, हटा दो ना बच्चे इसको। तो अब आपका निकल के आएगा सब्सक्रिप्शन फॉर करंट ईयर, सब्सक्रिप्शन फॉर करंट ईयर, मतलब जो इस बार का हमारा इनकम है जिसको मैंने इस पर पढ़ाया 80, 120, 150, ये 1,30,000, 1,30,000 रुपये आपका, ठीक है ना, 130 और ये 130 की एंट्री आप यहाँ पे कर लो, 1,30,000 रुपये। तो इट्स सिंपल एंड सोवर, कुछ भी नया नहीं है जो आपको दिक्कत होगी। हाँ मेरा एक काम है, आज मैं एक चीज़ बताऊंगा नई बात। मेरे बच्चे ये जो वर्किंग आप कर रहे हो ना, ये जो 130 आपने पता किया, आप इसको सब्सक्रिप्शन अकाउंट बना के भी पता कर सकते हो। सर वो कैसे बनता है, मैं सिखा देता हूँ। कभी कभी इसको मिटा दूँ मैं इधर वाला सर, हाँ कभी कभी एग्जाम में मेरे बच्चे आपके पास यहाँ पे बोलता है कि प्रिपेयर सब्सक्रिप्शन अकाउंट, तो कोई बात नहीं, आप एक काम करो, सीख लो मेरे साथ कि सब्सक्रिप्शन अकाउंट कैसे बनता है। सब्सक्रिप्शन अकाउंट कैसे बनता है ये देखो मैं यहाँ पे आपको बता दूं। और जब बात उठी है अकाउंट बनाने की तो मैं फिर सारी बातें क्यों ना समझाऊं ठीक से। मैं जब भी अकाउंट बनाने के लिए कोई मुझे कहता है ना कभी भी, तो मेरे बच्चे मैं पहले ये डायग्राम बनाता हूँ जिसमें आज का दिन 31 मार्च 2018 और इस साल के स्टार्टिंग 1 2017, इस साल का स्टार्टिंग। फिर मैं चेक करता हूँ कि यहाँ पे क्वेश्चन में क्या क्या बता रहा है। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन आपको पता करना होगा यहाँ का, और आपको एडवांस सब्सक्रिप्शन पता करना होगा आपको यहाँ का, ये पता करना होगा। बता दे तो ठीक, नहीं तो ढूंढ लेंगे। सर कैसे ढूंढेंगे वो पहले दूसरी क्लास में बता चुका हूँ। बताओ आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एंड में कितना है, 40,000। एडवांस एंड में कितना है, 20,000। फिर आपको ढूंढना होगा आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन यहाँ पे कितना है जी ओपनिंग में, वो देखो 20,000। और फिर ढूंढना होगा एडवांस सब्सक्रिप्शन आपका यहाँ पे कितना है ओपनिंग में, 30,000। ये आपको ढूंढना होगा। फिर ढूंढना होगा बच्चे इस साल में हमने रिसीव कितना किया है। रिसीव्ड आपने जो सब्सक्रिप्शन किया था इट वाज 1 लाख रुपये। आप याद रखना जब भी अकाउंट आप बनाएंगे इन 5 बातों को ढूंढ लो, 5 बातों को, छठी बातें निकल जाएंगी। छठा कौन सा, वो इनकम कितना होगा। देखो मैं कैसे दिखाता हूँ। आप, मुझे नहीं पता आपने 11वीं क्लास में कितना अच्छा पढ़ा है, लेकिन मैं आपको बता दूं मेरे बच्चे, सब्सक्रिप्शन एक इनकम अकाउंट है। और इनकम का कोई आपका अकाउंट जब बनता है ना इनकम का, तो आप देखो इसको हम कैसे बनाते हैं। आप देखो ये कहता है कि 20,000 का आपका आउटस्टैंडिंग है। ये इनकम नहीं है, ये तो हमारा एसेट्स है ओपनिंग का, और ये हमारी लायबिलिटी है। आप जानते हो ये हमारा एसेट्स है और ये हमारी लायबिलिटी है एंड का। पर बच्चे सब्सक्रिप्शन का कोई टू बैलेंस बीडी बाई बैलेंस बीडी नहीं होता। एक्सपेंस इनकम जब होते हैं उनका कोई बीडी सीडी नहीं होता, क्योंकि वो उस साल का एक्सपेंस इनकम उस साल के प्रॉफिट लॉस में चला जाता है। आप रेंट अकाउंट, सैलरी अकाउंट, कमीशन अकाउंट का अगर मैं प्रैक्टिकली बात करूं तो दे नेवर है ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस, क्योंकि जितना करंट ईयर का रेंट पे किया वो सारा ईयर का रेंट इस साल के हम प्रॉफिट लॉस में ट्रांसफर कर देते हैं या इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में। तो फिर उसका सीडी तो कुछ बचेगा नहीं जो अगले साल ओपनिंग आएगा। तो इनका ओपनिंग बैलेंस नहीं होता। लेकिन जब इनका अकाउंट बनता है तो हमें ध्यान देना होता है इससे जुड़ा हुआ एसेट्स लायबिलिटी। ये देखो आप, ये 20,000 इसी नाम से जुड़ा हुआ एसेट्स है। एसेट्स है, एसेट्स का हमेशा ओपनिंग बैलेंस डेबिट में होगा, तो मेरे बच्चे डेबिट में लिखूंगा। लेकिन ध्यान देना मैं क्या लिख रहा हूं, टू आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। मतलब टू बैलेंस बीडी बाई बैलेंस सीडी नहीं, मुझे यहां पे बीडी सीडी नहीं लिखना मेरे बच्चे। यहां पे क्या इस नाम को लेकर आऊंगा, कितना जी 20,000।
तो एक्चुअली ना बताऊं, ये जो मैंने आपको समझाया उसी को अकाउंट से दिखा रहा हूँ, कुछ खास नहीं, बस समझा रहा हूँ। यहाँ पे बीडी सीडी मत लिख देना, क्योंकि इनकम का कभी बीडी नहीं होता। तो हमने क्या किया, इससे जुड़ा हुआ जो एसेट्स है उसको हमने लिख दिया यहाँ पे। सर डेबिट में क्यों लिखा, क्योंकि आप जानते हैं ऑलवेज एसेट्स हैव डेबिट बैलेंस। एसेट्स का जब भी लिखा जाएगा ओपनिंग बैलेंस तो डेबिट में। वैसे लायबिलिटी जो होगा क्रेडिट बैलेंस दिखाता है, तो यहाँ चला गया बाय एडवांस सब्सक्रिप्शन। बीडी सीडी नहीं बच्चे, आप बोलेंगे एडवांस सब्सक्रिप्शन। कितना हो गया, 30,000। और ठीक उल्टा जो एसेट्स क्लोजिंग है, ओपनिंग यहाँ तो क्लोजिंग यहाँ लिखेंगे बाय आपका आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। बीडी सीडी नहीं, आउटस्टैंडिंग वही नाम लिख देंगे आप यहाँ पे। सिर्फ ध्यान का रखना, एसेट्स का ओपनिंग यहाँ तो क्लोजिंग यहाँ। कितना बता रहा है, 40,000। और जो एडवांस मेरे बच्चे एंड में है वो यहाँ चला गया टू एडवांस सब्सक्रिप्शन। कितना यहाँ पे आपका, 20,000। लीजिए, इट्स वेरी सिंपल। हमने क्या किया, सब्सक्रिप्शन का आपका यानी कि एसेट्स का ओपनिंग बैलेंस क्लोजिंग बैलेंस, लायबिलिटी का ओपनिंग क्लोजिंग आपका। अब ध्यान दो ना इसके बारे में मेरे बच्चे, जब आपने रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट बनाया था, रिसीट्स पेमेंट, तो याद कीजिए ये कहाँ लिखा था, रिसीट साइड में टू सब्सक्रिप्शन लिखा था ना आपने, 1,00,000 रुपये। यही क्या था ना आपने, सर हाँ सर हमने यही काम किया था, एक बार चेक कर लो मैं फिगर, हाँ यही अमाउंट था बच्चे। इसमें क्या बोला, टू सब्सक्रिप्शन। तो सब्सक्रिप्शन में क्या होगा, रिवर्स। ये तो यानी कि ये बैंक अकाउंट है, कैश या बैंक अकाउंट, तो कैश में टू सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन में क्या बोलेंगे, बाय कैश या बाय बैंक। जनरली डीलिंग बैंक होता तो बाय बैंक करना। कितना जी, 1,00,000 का अमाउंट। क्रॉस पोस्टिंग है, वो 11वीं क्लास की बात कि इसके अकाउंट में डेबिट, तो इसमें क्या हो जाएगा आपका, इस अकाउंट में क्या हो जाएगा, क्रेडिट आपका। अब इसे क्लोज कर दो, जो बैलेंसिंग फिगर यहां पे आएगा वो कंफर्म्ड है मेरे बच्चे, वही 1,30,000 रुपये आएगा। और ये 130 कहां जाएगा जी, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। वही तो जाता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। ये आ गया बैलेंसिंग फिगर। और आपको परेशान थोड़ा ही होना है, आप इससे लिंक करो ना। जब इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते हैं तो हम इनकम कहाँ दिखाते हैं, इस साइड में बाय सब्सक्रिप्शन करते हैं ना, यानी कि इसका 2 आ गया तो इस अकाउंट में क्या हो जाएगा, बाय सब्सक्रिप्शन। क्रॉस पोस्टिंग आपका हो रहा है, 130 वही निकल के आ जाएगा। बात खत्म हो गई। मतलब अकाउंट बनाना इज नॉट अ वेरी टफ वर्क, इट्स वेरी सिंपल। व्हाट वी हैव टू डू, फर्स्टली वी हैव टू फाइंड आउट ऑल द 4 balances of opening and closing regarding related to subscription. That will be recorded here, and the next steps to find out the amount received, that will be here by bank. The balancing figure will be called to income expenditure account. यानी कि बाकी सब कुछ बता दो, ये निकाल दूंगा, काम खत्म हो गया। इससे सिंपल क्या होगा आपका, आपको आपकी मर्जी है, ऐसे कर लो तो भी ठीक, ऐसे कर लो तो भी ठीक, लेकिन याद रखना इसको भी करने के लिए कॉन्सेप्ट तो चाहिए। कॉन्सेप्ट चाहिए कि ये ओपनिंग क्लोजिंग के बैलेंस को कैसे पता किया जाएगा। दिया तो ठीक, अदरवाइज हम निकाल लेंगे। आपको एक मैं होमवर्क देता हूं मेरे बच्चे, वह है आपका क्वेश्चन नंबर 10th। आप अपने बुकलेट का क्वेश्चन नंबर 10th को क्या करेंगे, ट्राई करके आएंगे। मुझे विश्वास ये बन जाएगा, मैं अगर मुझे लगता है कि मुझे इसको कराने की रिक्वायरमेंट है तब तो मैं कराऊंगा, अदरवाइज मुझे पता नहीं अभी भी क्यों लग रहा है कि आप इस क्वेश्चन को कर जाएंगे, ये क्वेश्चन कर जाएंगे। तो मैं क्या करूंगा, हम अगली क्लास में ये मानते हुए कि आपने इसको कर लिया होगा, मैं अगले क्वेश्चन की शुरुआत कराऊंगा। चलो देखता हूँ मेरा दिमाग क्या बोलता है, या तो यही क्वेश्चन कराऊंगा या नए क्वेश्चन के साथ शुरुआत करूंगा। अभी आपको मेरे बुक का कोई भी दूसरा क्वेश्चन टच नहीं करना है, पहले कॉन्सेप्ट को एंड हो जाने दो, सारी बातें समझा लेने दो, उसके बाद जो करना हो करेंगे। ठीक है बच्चे, आप सबको तब तक बाय बाय टाटा, बाय बाय टाटा, बाय बाय टाटा। थैंक यू बच्चे। COC कॉमर्स स्कूल नाम ही काफी है, पढ़ाई कीजिए। कॉमर्स का एक एक बच्चा चाहे वो 11th क्लास का है चाहे 12th क्लास का है, उनके पास नॉलेज को पहुंचाने की जिम्मेदारी हम सबकी है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और आप अपने सारे दोस्तों के पास इसको पहुंचाएं। ऑल द बेस्ट बच्चे, थैंक यू जी।